कि मैं जब भी आपके स्टोर पे विजिट किया हूँ, भगवान की दया से मैंने देखा कि आपके हमेशा ग्राहक रहते हैं। बिना ट्रस्ट के ज्वेलरी की दुकान में वो कोई घुसेगा ही नहीं। तो उसका वो उस ट्रस्ट को बिल्ड आपने कैसे किया? उसका कारण था हम्म। कि ज्वेलरी के काम में हम्म। विश्वास, जैसे आप कह रहे हैं, हम्म। विश्वास बहुत जरूरी चीज है। जी। और वही ट्रस्ट जो है आगे चल के काम करता है। जी। कुछ ट्रस्ट हमारा जनरल स्टोर से उठ चुका था। जी। हमारी जितनी दुकानें होंगी हम्म। उनमें सब में हमारा हम्म। बड़ा नाम रहा, और हम्म। बच्चे अपना अपना काम हम्म। अपने ढंग से बच्चे करते रहे, हम्म। और आज भी हम्म। फलीभूत है। तो जो बाकी लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं फतेहपुर में या फतेहपुर के बाहर, वो ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप भी देखते होगे यार, ये दुकान तो खोल लिया लेकिन ये गलती कर रहा है, इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा है कि पुरानी पद्धत वो लोग हम्म। अपनाए हैं, जी। और आज मार्केट जो है वो हम्म। नए नए सिलसिले का हो गया है, बिल्कुल। और वैरायटी चाहता है। बिल्कुल। वो वैरायटी की वजह से नए डिजाइन चाहिए उसको, है ना? हाँ, नए डिजाइन मार्केटिंग मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिस पे आप लोग बहुत फोकस कर रहे हो, है ना? सही। नए नए ऑफर्स आप ला दे रहे हो, लोगों को हाँ, दिखा रहे बिल्कुल हो वीडियोस बिल्कुल के थ्रू। बिल्कुल। जो कि आज के, क्योंकि सारी हम्म, जनता मोबाइल पे है। पहले हाँ सारी जनता थी टीवी पे, है ना? हाँ, अपना समय व्यतीत करती थी, सही है। तो सबको ऐड देते थे टीवी हाँ। पर, है ना? रोड्स पे देती थी बैनर्स वगैरह। लेकिन अब जनता कहाँ है? मोबाइल पे। मोबाइल। 6 घंटा 8 घंटा मोबाइल पे ही रहती है। तो आप लोग वही वीडियोस बना रहे हो, ऑफर्स दे रहे हो लोगों को। तो हाँ, आप ये सारी चीजें कर रहे हो, बाकी लोग इस पे नहीं अब फोकस ये कर रहे हैं। नई नई पद्धत आ जाने से हम्म। पहले हम हमेशा हम्म। अखबारों में दिया करते थे, जी। पंपलेट भी हम्म। जाते थे, जी। और हमेशा स्कीम निकाले, हम्म। और स्कीम निकालने के वजह से हम्म। हमारा जो व्यापार था हम्म। वो और चार चांद में लग गया। हमारा दर्शक है जो आपको अभी इस समय देख रहा है, हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है। अगर वो अपने बिजनेस में स्टार्ट करना चाहता है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसको आप क्या राय देना चाहोगे कि अगर बिजनेस में लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना चाहिए? मेन चीज तो ईमानदारी है। अगर आप आप बढ़ना चाहते हो हम्म। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप ईमानदारी के साथ व्यापार करें, हम्म। और ग्राहक को खुश करने की जिस तरह से हो सके हम्म। उसकी मंशा को पूरी करें, बहुत क्योंकि खूबसूरत। वो आपके ट्रस्ट में आपकी दुकान में आता है। बहुत अगर खूबसूरत बात उसको है। किसी चीज से वो हम्म। होता है हम्म। तो आपको चाहिए कि हम्म। उसको हम्म। समझाएं, और अगर हम्म। आप कहीं गलती में है तो उसको हम्म। बदल दीजिए, हम्म। ताकि वो खुश रहे और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आपने एकदम सही बात कही। आपके इस कथन के बाद मुझे वो कहानी याद आ गई कि कहते हैं कि तितलियों के पीछे ना भागें, मतलब पैसों के पीछे ना भागें। अगर आपको पैसे सच में कमाने हैं तो एक अच्छा बगीचा बनाएं, गार्डन बनाएं। राइट। तो जब आपके पास एक खूबसूरत बगीचा होगा, आप कस्टमर्स को वही दोगे जो इसको चाहिए, तो तितलियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तितली खुद चल के आता बगीचे है। तक आएगी। बहुत बढ़िया। ये बनिया समाज ये कभी राज तो बताता नहीं है। आप लोग इतने बिजनेस में इतना ग्रो कैसे कर जाते हो? ऐसा क्या खास रहता है आप लोगों में? अब ये बड़ों का आशीर्वाद है और क्या। ये तो कहने वाली बात हो गई, कहने वाली कुछ तो राज होगा ना। अब ये बड़ों का आशीर्वाद है, बस वही हाँ। चल रहा है और क्या। एक मेहनत के अलावा भी जैसे आप कोई है ना। देखिए सभी करते हैं, हम लोग का देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हम लोग का फंडा एकदम क्लियर है कि हम लोग बस जो सिस्टम है गवर्नमेंट हम लोग को बना के देती है, हम लोग उसी में फॉलो करते हैं, और हम लोग उस पे पीछे नहीं हटते। जो चीज गवर्नमेंट करती है वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। आप, मैंने देखा कि आपके आज के आपके कम्युनिटी के लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी है नहीं, जल्दी मैंने देखा करते नहीं। बिजनेसमैन कहाँ लड़ाई झगड़ा करता है? बिजनेसमैन तो बहुत कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं आता कभी? नहीं, अभी तो नहीं आता। अरे ऐसा कैसा, मतलब हम लोग तो रोड पे निकल जाते तो ऐसा गुस्सा आ जाता है। ऐसे नहीं आता है गुस्सा, ऐसे नहीं है। और बिजनेस फील्ड में अपने कहाँ गुस्सा, और गुस्सा करके अपना ही नुकसान करना है। सच बात है, हमें यहीं रहना ही है। हाँ, और ये बिजनेस करना है भाई। अपने गुस्सा करेंगे तो चार कस्टमर, एक कस्टमर नाराज तो चार गुस्से नाराज, उससे फायदा क्या होगा? बट डायमंड तो अब लैब ग्रोन आने लग गए हैं। हाँ जी। तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज में हमें रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज में आपको ओरिजिनल डायमंड को रखना चाहिए, लैब ग्रोन को नहीं। तो आजकल तो पता ही नहीं चलता। नहीं, सर्टिफिकेट्स के बिना डायमंड ज्वेलरी कभी भी परचेज नहीं करना। जब आप सर्टिफिकेशन पे जाओगे, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड जब नया नया आया था तो उसकी वैल्यू जो है लैक्स में थी। बट आजकल इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है कि वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट जो ओरिजिनल डायमंड है उसकी वैल्यू कभी भी, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो कम हो गई। इसलिए लैब ग्रोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप डायमंड पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाते हो तो आपको ओरिजिनल डायमंड की तरफ जाना चाहिए।
सिल्वर में एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो बहुत जल्दी काला पड़ने लग जाता है, उसको काला पड़ने से कैसे बचाएं? देखिए, सिल्वर में सिल्वर ज्वेलरी के साथ सबसे बड़ी कमी है कि वो जो है सिल्वर विद टाइम हवा के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। दूसरा, हम लोगों की एक मेंटालिटी होती है, सिल्वर ज्वेलरी को आदमी जो है बहुत रफली यूज करता है। बाकी अगर आप जो है उसको सिल्वर ज्वेलरी को भी आपने उतार के बॉक्स में करके रख दिया उसको, तो वो काला नहीं पड़ता है। बट लोग सिल्वर ज्वेलरी को बहुत रफली यूज करते हैं, उतारा, कहीं भी रख दिया, कहीं भी छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे जब यूज में नहीं होती तो वो काली पड़ने लगती है। कुछ फायदा मिला डीयू में जाके मेरे को बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा मिला। पहली बात तो मैंने दुनिया को समझा कि लोग इन जनरल कैसे होते हैं। मेरे घर में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने दिल्ली में जो जो चीजें फेस करी हैं, नॉन बिजनेस रिलेटेड में बोलूं, रेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जगह बदली है दिल्ली में, कहाँ मैं रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ। क्योंकि एक बार आप घर से बाहर निकल गए, यूर ऑन योर ओन, घर वाले हमेशा आपके पास रहेंगे के सपोर्ट करेंगे। सही बात है। लेकिन आज रियलिटी हिट करती है बिल्कुल। डे टू डे तो वो आप भी नहीं बताओगे उनको क्या झेल रहे हो, सच बात ना वो पता भी नहीं कर पाएंगे कि डे टू डे आप क्या झेल रहे हो। तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि दुनिया फेरी टेल नहीं है जो आपके घर वालों ने आपके सामने बना के। डेफिनेटली ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर इफ यू वांट टू बी अ मैन तो आपको घर से बाहर निकलना है। वो चीज सबसे ज्यादा मेरे को बिजनेस में हेल्प करती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को हकीकत में देखता हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता कि ये आदमी मुझसे अच्छे से बात करे तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर मैं उस आदमी को पूरा एनालाइज, इंटेंशन ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना अच्छा क्यों बन क्यों रहा है, अच्छा क्योंकि नहीं होता कोई इतना अच्छा। हार्श रियलिटी बस। जजिंग पीपल इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव गॉट बिजनेस में, लाइफ में। कोई ऐसी वैल्यू सिस्टम आपको लगती है कि आपके जो पूरे फैमिली ने फॉलो की हो, जिसकी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है? मैं बोलूं ट्रांसपेरेंसी। इन भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्यपि न लिप्यते। अगर आप चाहते हो आप लाइफ में ग्रो करो, बिजनेस करो और आपके रिश्ते हमेशा आपके कस्टमर्स के साथ मधुर रहें, तो आपको हमेशा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन तथा अपने इंद्रियों को वश में रखता है, वैसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सब उसके प्रिय होते हैं। ऐसी ही क्वालिटीज के साथ आज के हमारे गेस्ट हैं हरिओम ज्वेलर्स के फाउंडर्स और उनकी फैमिली, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से आज एक ट्रस्टेड ब्रांड क्रिएट कर दिया है। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एक फैमिली बिजनेस वर्क करती है, कैसे एक बिजनेस वुमेन अपने फैमिली के साथ साथ अपने बिजनेस को भी संभालती है, और कैसे वंश रस्तोगी जी अपने मॉडर्न विजन्स के साथ हरिओम ज्वेलर्स को एक ऑल इंडिया ब्रांड बना रहे हैं। जी हरिओम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे और मेरे दर्शक को अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कौन हैं और आप क्या करते हो? जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तभी मेरा जन्म 15/1/39 को फतेहपुर शहर के मोहल्ला रस्तोगीगंज में हुआ। मेरी दीक्षा शिक्षा घरेलू हुई। उसके बाद जब मेरा एंग्लो स्कूल में एडमिशन की हुआ और एंग्लो स्कूल में एडमिशन हुआ, वो हम पढ़ने में अग्रणी थे और उसके अलावा हमारा मन जो है वो खेलकूद और सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी लगता था, जिसमें मुझे कई बार पुरस्कृत किया गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1953 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की जी। उसमें आगे 11वीं में पढ़ रहे थे, परिस्थिति बस हमको स्कूल छोड़ना पड़ा और मैं अपने पुश्तैनी व्यापार कपड़े का जो कि चौकी में थी जी उसमें हाथ बटाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ और लोगों की, हमारे अच्छे ग्राहकों की, हमारे चिकित्सकों की राय हुई कि फतेहपुर में कोई ऐसी स्टोर नहीं है, जनरल स्टोर नहीं है जिस तरह का कि सारा सामान एक जगह मिल सके। जी। उसमें हमारे अच्छे ग्राहकों ने हमको सुझाव दिया। उसमें सन 1955 में हमने फैंसी जनरल स्टोर के नाम से काम शुरू किया। बहुत बढ़िया। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही और भोले बाबा की कृपा से वो दुकान शंकर
जनरल स्टोर के नाम से परिवर्तित हुई। बहुत बढ़िया। शंकर जनरल स्टोर आज भी शहर की अग्रणी दुकानों में है। आज उसके साथ में जो 1955 में जो किया उसका फल हमें मौज मिला और आगे हम बढ़ते चले गए। 1900 उसमें हमारे भाई जगदीश बाबू ने बहुत साथ दिया और मैं उसमें बढ़ता गया। 1968 में रस्तों रेडीमेड की स्थापना की। 1975 में मैंने एजेंसियों का काम शुरू किया और 1990 के करीब मैंने संयम फुटवेयर के नाम से बच्चों की दुकान खुलाई। ईश्वर की ऐसी इनकम्पा हुई कि सब दुकानें आज भी चल रही हैं। परिस्थिति बस जनरल स्टोर जगह न होने के कारण शंकर एजेंसी को हमको ड्राफ्ट करना पड़ा। बाकी सारों कारोबार आज भी प्रथम श्रेणी में शहर में। तो आपकी मेहनत है, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है जो ताकि है ना बाकी जितने भी बिजनेसेस है आज भी फतेहपुर में चल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए आपकी जो ब्रांड है हरिओम ज्वेलर्स, इसका नाम कैसे पड़ा? नाम कैसे सोच के आपने रखा? ऐसा है कि कई लोगों ने बैठे दुकान पे मशवरा हो रहा था। उसमें हमारे एक बहुत नजदीकी कई नाम आए, लक्ष्मी ज्वेलर्स और कई सुझाव लिखे गए जिसमें उसमें डिस्कशन में हमारे साथ में एक हमारे दोस्त वकील बैठे थे जिनका नाम पीयूष खन्ना है जी। उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, आप इस दुकान का नाम हरिओम ज्वेलर्स के नाम से रखें। बहुत बढ़िया। वही सफल हुआ और वो उनकी भगवान की कृपा से वो आगे बढ़ के आज फलीभूत हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चे वो मोनू ने किया। उसकी बोली बानी और कस्टमर डीलिंग बहुत बढ़िया है ना उनकी। उसकी जो आकर्षण थे, सोने में कोई दुकान नहीं थी यहाँ पे जो इस स्टाइल की हो जिसमें ग्राहक को बहुत विश्वास और सो हो। उसने आगे चल के सब ब्रांडेड आइटम बेचना, ग्राहकों को खुश करना और उसकी शैली बातों की ऐसी रही कि हमारे ग्राहक बढ़ते गए। आज वो एक अच्छे ब्रांड के नाम से, अच्छी दुकानों के नाम से, फर्म के नाम से बहुत बढ़िया जानी जाती है। बहुत बढ़िया। इसी पे मेरा ये सवाल है कि मैं जब भी आपके स्टोर पे विजिट किया हूँ, भगवान की दया से मैंने देखा कि आपके हमेशा ग्राहक रहते हैं और ग्राहकों की भीड़ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ज्वेलरी बिजनेस में ही कि ट्रस्ट होना, है ना। बिना ट्रस्ट के ज्वेलरी की दुकान में वो कोई घुसेगा ही नहीं। तो वो उस ट्रस्ट को बिल्ड आपने कैसे किया? उसका कारण था कि ज्वेलरी के काम में विश्वास, जैसे आप कह रहे हैं, विश्वास बहुत जरूरी चीज है जी। और वही ट्रस्ट जो है आगे चल के काम करता है जी। कुछ ट्रस्ट हमारा जनरल स्टोर से उठ चुका था जी। हमारी जितनी दुकानें होंगी उनमें सब में हमारा बड़ा नाम रहा। बच्चे अपना काम अपने ढंग से बच्चे करते रहे और आज भी फलीभूत है। 1921 में हमको एक कृष्णा के एक ग्रुप का है जी। कृष्णा डायमंड का काम जी कंपनी ने दिया और उसमें भी हमारे जो शहर में सबसे अच्छी भागीदारी रही और वो ब्रांड आज चमक के और हमारी कारोबार को देख के जो सोने की हमारा गहना जेवर आभूषण जो विश्वसनीय और ट्रस्टी था, लोग विश्वास करने लगे, उससे वो भी चल पड़ा और आज भी हम अपने उसमें डिपेंड हैं। और ये सन 1921 में जो डायमंड का काम मिला उससे और चमक आ गई हमारे संस्थान में। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपकी जो ये सक्सेस है, आज जितना नाम है हरिओम ज्वेलर्स का फतेहपुर में, उसके पीछे वो क्या राज है? आपको क्या लगता है? ऐसा है कुछ जो हमारे ग्राहक थे पिछले, वो उन लोगों को विशेष वो विश्वास था। हमारी गुली बढ़ती गई और इस काम में जो सहयोग मिला मोनू का, उससे ये चार चांद लग गए और आज भी
एक अच्छे ब्रांड की तरह 24 साल के बाद आज भी अच्छी तरह चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि जैसे बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे और ये ट्रस्ट उनको विश्वास के साथ में ले जाएगा और अच्छा मटेरियल, अच्छी चीज देने में, वैरायटी देने में कमजोरी नहीं होगी। वो हर जगह से अच्छा अच्छा माल लाता है और ग्राहकों की बहुत पसंद है और उस पसंद की वजह से आज हम ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको मोनू जी मिल गए, आपके आपके बेटे थे सुपुत्र, तो वो मिले तो उन्होंने आपके बिजनेस को चार चांद लगा दिया जैसे आपने बोला है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आपके घर पे आ रही है, तो आप किसको ऐसा देखते हैं कि जो इसको बिजनेस को और भी ज्यादा, अभी फतेहपुर में फेमस है, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन इसको फैला सकता है, किसे आप देखते हो? हमारा नाती है जो इस वक्त ट्रेनिंग में गया हुआ है और इसी की ट्रेनिंग के लिए वो बॉम्बे गया है और इससे ज्यादा उम्मीद हम यही करते हैं कि वंश हमारा जो है वो इस काम को और आगे बढ़े ले जाएगा और हमें उम्मीद है कि दुकान और चार चांद लग जाएंगे दुकान। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया था कि जो क्वालिटीज बताई जिस वजह से आप लोग सक्सेसफुल हुए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है जो बाकी लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं फतेहपुर में या फतेहपुर के बाहर, वो ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप भी देखते होगे यार, ये दुकान तो खोल लिया लेकिन ये गलती कर रहा है, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा है कि पुरानी पद्धत वो लोग अपनाए हैं जी, और आज मार्केट जो है वो नए नए सिलसिले का हो गया है बिल्कुल और वैरायटी चाहता है। बिल्कुल, वो वैरायटी की वजह से नए डिजाइन चाहिए उसको, है ना? नए डिजाइन, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। जिस पे आप लोग बहुत फोकस कर रहे हो, है ना? सही, नए नए ऑफर्स आप दे रहे हो लोगों को, दिखा रहे हो वीडियोस के थ्रू, जो कि आज के, क्योंकि सारी जनता मोबाइल पे है, पहले सारी जनता थी टीवी पे, है ना, अपना समय व्यतीत करती थी, तो सबको ऐड देते थे टीवी पर, है ना, रोड्स पे देती थी बैनर्स वगैरह, लेकिन अब जनता कहाँ है? मोबाइल पे। 6 घंटा 8 घंटा मोबाइल पे ही रहती है, तो आप लोग वही वीडियोस बना रहे हो, ऑफर्स दे रहे हो लोगों को, तो आप ये सारी चीजें कर रहे हो, बाकी लोग इस पे नहीं फोकस कर रहे हैं। नई पद्धत आ जाने से पहले हम ऐसा अखबारों में दिया करते थे जी, पंपलेट भी जाते थे जी, और हमेशा स्कीम निकाले और स्कीम निकालने के वजह से हमारा जो व्यापार था वो और चार चांद में लग गया और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बहुत बढ़िया। जब शुरुआत में आप बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस आप लोग जैसे कर रहे थे, पुश्तैनी आपके बहुत सारे बिजनेसेस थे, दुकान थी, एजेंसीज थी, ठीक है, तो आप नए बिजनेस को सीखते कैसे हो? जैसे गोल्ड बिजनेस से आपने जंप किया, तो पहले के जमाने में तो गूगल था नहीं, यूट्यूब था नहीं, आजकल कल क्या है कि अगर हमें कुछ जानना है तो हम यूट्यूब पे गए, सर्च किया और पूरी वीडियो आ जाती है उसके विषय के बारे में। तो उस समय आपने कैसे सीखा गोल्ड के विषय के बारे में? किसी बिजनेस को चालू करते हैं हम लोग तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ इसी तरह का बिजनेस रहा जी, व्यापार जो रहा ज्वेलरी का रहा और वो अपने शहर में टॉप पे हैं जी, उन सबकी सलाह और उनकी उससे हम और मोनू ने उनके कुछ सीखा भी और सीखने के बाद मोनू परंपरागत उसमें आगे बढ़ते चले गए, इस वजह से हम इस वक्त स्टैंड। बहुत बढ़िया। हमारा दर्शक है जो आपको अभी समय देख रहा है, हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, अगर वो अपने बिजनेस में स्टार्ट करना चाहता है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसको आप क्या राय देना चाहोगे कि अगर बिजनेस में लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना चाहिए? मेन चीज तो ईमानदारी है, ग्राहक को खुश करने का आपके पास स्टाइल होना चाहिए और ग्राहक को आप भगवान की तरह समझे। बिल्कुल, जब वो आता है तो आपको कुछ दे के जाता है, आपसे लेके नहीं जाता जी। हमारा सिद्धांत यही रहा शुरू से कि अपने ग्राहकों की अच्छे से अच्छी और स्टैंडर्ड की देने से जो हमारी गुडी बढ़ी उसका असर हमारे व्यापार को ऊंचा ले जाने में है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप अच्छा व्यापार करना चाहते हैं तो आप बहुत ढंग से ग्राहक को समझाने का, ग्राहक से सच बोलने का, अगर उसको किसी तरह की शिकायत है तो उसको भी निपटाने का जी, निपटाएं और वो ना आए। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप
ईमानदारी के साथ व्यापार करें और ग्राहक को खुश करने की जिस तरह से हो सके उसकी मंशा को पूरी करें, बहुत खूबसूरत। क्योंकि वो आपके ट्रस्ट में आपकी दुकान में आता है। बहुत अगर खूबसूरत उसको बात है। किसी चीज से वो होता है तो आपको चाहिए कि उसको समझाएं, और अगर आप कहीं किसी में है तो उसको बदल दीजिए ताकि वो खुश रहे और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही बात कही। आपके इस कथन के बाद मुझे वो कहानी याद आ गई कि कहते हैं कि तितलियों के पीछे ना भागें, मतलब पैसों के पीछे ना भागें। अगर आपको पैसे सच में कमाने हैं तो एक अच्छा बगीचा बनाएं, गार्डन बनाएं। तो जब आपके पास एक खूबसूरत बगीचा होगा, आप कस्टमर्स को वही दोगे जो इसको चाहिए, तो तितलियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तितली खुद चल के बगीचे तक आएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी मोनू जी। मनोज जी, जब आप छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो अपने पिताजी, चाचा जी और बाकी लोगों को अपने परिवार में बिजनेस फील्ड में देख के वो कैसा एक्सपीरियंस है जब आप बड़े हो रहे थे? स्कूली दौर पे थे और छोटे थे तो इन लोगों को बिजनेस करते हुए देख रहे थे फतेहपुर में, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगता है देख के? अब बिजनेस तो हमारे घर पे उससे मैं संभाल तब से देखते थे, पापा और ताऊ जी लोग बहुत मेहनत करते थे और व्यापार में ही लिप्त रहते थे, तो हमें भी लगता था कि आगे चल के हम लोग को भी व्यापारी करना है। तो हम लोग ऐसा बचपन से ही क्लियरिटी थी। क्लियरिटी थी कि व्यापार में जाना है। तो ये लगता था कि कोई ऐसा व्यापार हो कि मतलब जो मतलब सिंपल और सोबर हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और हम लोग को पहले व्यापार में बैठाया गया 92 में, अपनी शॉप में मैं बैठा जनरल मर्चेंट में 5 साल करीब उसमें बैठा। फिर 2 साल फिर मैं रेडीमेड की शॉप में बैठा। फिर उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि बेटा कोई ऐसा काम करो कि मतलब जिसमें थोड़ा सा अलग से बिजनेस दिखाई दीजिए। बिजनेस तो हम लोग चला ही रहे हैं, नए आए हो तो कोई नया बिजनेस करो। डेफिनेटली। तो पापा ने कहा कि हमारे ज्वेलरी का बिजनेस इस समय बढ़िया है, यहाँ पे लोग की डिमांड है कि ज्वेलरी का बिजनेस किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, बिजनेस ज्वेलरी का किया जाए। तो फिर हमने हमारी एजेंसी की शॉप होती थी तो उसको हमने हटा के फिर अपने बिजनेस को उसमें सेट किया। हरिओम ज्वेलर्स के नाम से फर्म हमने खोली उसको। और उस समय यहाँ पे बिजनेस में ये था कि कोई शोरूम कॉन्सेप्ट नहीं था। डेफिनेटली, हाँ। यहाँ पे सिर्फ वही कॉन्सेप्ट था। तो हमने कहा कि यहाँ पे अब आने वाले समय हमने बड़े शहरों में जाके 4-6 बार विजिट किया कि शोरूम में मतलब कैसे क्या सिस्टम होता है। तो फिर वहां जाके विजिट करके फिर हमने मन बनाया कि एक शोरूम खोलेंगे, गद्दी वाला व्यापार नहीं करेंगे। तो हमने अपने व्यापार को शोरूम में कन्वर्ट किया। तो जब आपने इंटर किया था पहली बार, जब आपको कह दिया था कि जाओ बैठना है, तो शुरुआती में जब कस्टमर से डील करना होता था तो कुछ ऐसा कि बचपन से ही जब हमारा व्यापार था ही, तो हम लोग को जैसे दुकान में थोड़ी देर बैठने का मिलता था कि भाई चले जाओ थोड़ी देर पापा जी को भेज दो, खाना खाने भेज दो। धीरे बैठते धीरे नाम लगता था। हाँ, तो सबसे खुद की दुकान में क्या डरना। बात करते वो तजुर्बा होने लगा हम लोग को। तो हम लोग उसी तरह अब घर में शुरू में संस्कार ऐसे थे, कस्टमर से या घर में बड़ों से कैसे बात करनी क्या करनी, सबसे हम लोग का अपना वही तरह चलता चला। अच्छा, जब पहली बार क्या नाम आपके पिताजी ने यहाँ पे ज्वेलरी बिजनेस खोल दिया था तो लोग भरोसा कर रहे थे, अंदर आ रहे थे? क्योंकि आपने देखा होगा ना कि छोटी दुकानों में लोग घुस जाते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे माल सस्ता होगा, और लोग मतलब फतेहपुर की एक जनरल टेंडेंसी है कि बड़ा शोरूम खोला है जरूर लूटने के लिए खोल रखा होगा। कुछ उस समय ऐसी प्रॉब्लम्स आई आपके पास? हाँ, कस्टमर तो हर तरह से भाई, कस्टमर का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। हर तरह कस्टमर आता है, कोई हमारे व्यवहार से खुश भी होता है और कोई मतलब अपने कह भी जाता है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था, मगर फिर भी हमने अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने तरीके से कस्टमर को मतलब होल्ड किया अपनी तरह। एजेंसी बिजनेस से और आपके क्लोथिंग बिजनेस से यहाँ शिफ्ट होने का मेनली बिजनेस यही था कि सिंपल और सोवर करना, या फिर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा रहती है इस बिजनेस में? प्रॉफिटेबिलिटी तो ये है कि यहाँ के वे कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पे था ही नहीं कोई बिजनेस का कि इस तरह का कोई शोरूम हो। तो हमने शोरूम वहाँ पे देखने के बाद शोरूम को हमने कॉन्सेप्ट बनाया इस चीज के लिए। अपनी प्रॉपर्टी यही की। तो आप फर्स्ट थे ना जिसने क्या नाम है एक शोरूम टाइप का खोला था, तो पहले रिलायबल ऐसा प्रेशर था आपके ऊपर? रिलायबिलिटी का कोई प्रेशर नहीं था। हमने जो कस्टमर देखी, हमारी दुकान की गुडविल थी, जनरल स्टोर की हमारी गुडविल थी, उसके बिहाफ पे हमने
ये काम शुरू किया, उस काम से हमें काफी सफलता हाथ। ठीक है, जैसे आपके पिताजी ने बताया था कि उन्होंने आसपास के लोगों से और कस्टमर से सलाह लेके उन्होंने जाना सीखा गोल्ड बिजनेस के बारे में, ज्वेलरी बिजनेस के बारे में, तो आपने वो चीजें कहाँ से ली? हम गए ना, हमने 2-3 शहरों को विजिट किया, शोरूम वगैरह देखे, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ 2-4 दिन हम वहाँ बैठे भी, उसकी ट्रेनिंग मिली, फिर उसके बाद हमने अपना आके बिजनेस। जैसे मुझे खुद नहीं पता है कि अगर सामने वाला सोना दे रहा है, ठीक है आजकल जो हॉलमार्क आ गए हैं तो उससे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता करना हो कि हाँ ये हम सही दुकान पे जा रहे हैं और सही सोना खरीद रहे हैं, उसको कैसे चेक करें हम? अब तो बहुत इजी हो गया है, अब तो सब एप्लीकेशन वगैरह आ गई है नेट पे, यूट्यूब में, सब में आजकल आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में सब दिखाते हैं ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी में आप मतलब आप कोई भी शॉप में जाएंगे, आप बस हॉलमार्क ज्वेलरी को आप HUID नंबर पड़ा तो उसको आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ऐप में BIS के में डाल के एप्लीकेशन में, उससे आपको पता लग जाएगा। फतेहपुर में या इन जनरल आपके स्टोर पे सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है सोने की? सोने के सभी आइटम बिकते हैं, जैसे मान लिया अंगूठी है, चैन है, क्लॉक्स है, बाली है, ये सब रेगुलर। ज्यादातर अपने लिए क्या चीजें खरीदते हैं? ज्यादातर चैन अंगूठी यही लेते हैं, ज्यादातर तो 80% तो सेल लेडीज की होती है। अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, और वो भी शादी के टाइम पे? हाँ, शादी नहीं, ऐसे भी ओकेजन में भी बिकता है, हार्ट बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अब ये सब आजकल तो फैशन में हो गया ना, कुछ स्पेशल बनाना है तो गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट किसी में है नहीं। हाँ। अब तो आदमी देख ही रहा है कि हमने 8 साल पहले लिया तो सोना 30,000 था, आज 25 में 8 साल बाद ये सोना 1 लाख में हो गया। बहुत बढ़िया। भाई आप पहनिए भी और उसको आप इस्तेमाल भी कीजिए, उसके बाद आपके। सबसे अच्छा क्या रहता है, बिस्किट खरीदना या फिर ज्वेलरी बना लेना? इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इन्वेस्टमेंट पर्पज से हर तरह से भाई, अपने कोई को होता है कि हमें कैश को कन्वर्ट करके गोल्ड में रखना है तो उसने अपना बुलियन खरीद लिया। अब कोई होता है कि हमें शौक करना है, भाई हमें पहनना भी है, हमारा पैसा भी बढ़े, हमें शौक भी होता है। बहुत बढ़िया। कोई एक सैलरीड व्यूअर है जिसकी सैलरी आती है जैसे समथिंग 50,000 रुपए, तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कितने रुपए का सोना खरीदना चाहिए ताकि उसकी फ्यूचर आगे जाके सिक्योर हो जाए? कम से कम मेरे ख्याल से तो 20 से 25% इन्वेस्ट करना चाहिए उसको गोल्ड में। मतलब इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि आने वाले समय में गोल्ड ही एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो सॉलिड है, और बाकी आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको पैसा तुरंत नहीं मिलेगा, और गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड खरीदने में आपको पैसा तुरंत कैश काट के मिल जाएगा। अच्छा, एनी टाइम। अभी आपने बताया था कि जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने कैश को कन्वर्ट करना होता है तो उसमें एक चीज रह जाती है कि उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते शायद बिस्किट में, ना ये फायदा हो जाता है। हाँ, वो तो एक इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपने रुपए 5 लाख रुपए आपने लिए, उसको आपने 5 लाख का 50 ग्राम सोना आपने डाल दिया, 5 लाख रुपए लाख में कितनी जगह लेगा, और 50 ग्राम सोना आपने कहीं भी रख दिया, पता नहीं लगेगा। मेकिंग चार्जेस डिसाइडेड कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चले कि मेकिंग चार्जेस सही ले रहा है सामने वाला? मेकिंग चार्जेस देखिए ऐसा होता है कि मेकिंग चार्जेस सोने की ज्वेलरी के डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। जितनी महीन बारीक डिजाइन, जितनी फैंसी डिजाइन होगी उसकी मेकिंग चार्ज उतनी ज्यादा आएगी। अच्छा, जितनी सिंपल होगी उसमें मेकिंग चार्ज उतनी कम। तो हमारा व्यूअर कैसे जाने वो जो मेकिंग चार्जेस वो ले रहा है वो जस्टिफाइड ले रहा है, लूट नहीं रहा सामने वाला, वो कैसे पता करे? अब ये तो देखिए, अगर आपको पता करना तो 2-1 जगह दुकान पे आपको विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सेटिस्फाइड हो पाएंगे ना कि हमारा कैसे हमारी मेकिंग चार्ज ले रहा है। अच्छा, इसका तो और कोई जरिया है नहीं कि आप यहाँ आइए तो आप हमारे किसी दुकान पे गए तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर गए कि भाई ये दुकान फतेहपुर की फेमस है, यहाँ पे जो भी आइटम मिलेगा, जो रेट लगेगा वो वाजिब लगेगा आपका। भाई एक तो भरोसे से आदमी, बाकी जिसको नहीं होता तो वो 2-1 दुकान अपना विजिट करता है, उसके बाद ही पता लग पाएगा उसको। 18 और 22 कैरेट गोल्ड में क्या फर्क होता है? 18-22 कैरेट के गोल्ड में प्योरिटी का अंतर होता है। ये जो 16% की जो वेरिएशन होता है, 22 कैरेट की प्योरिटी 92% होती है, और ये 18 कैरेट 75% होती है। 18 कैरेट की ज्वेलरी लाइट वेट में मजबूत बन जाती है, 22 कैरेट की ज्वेलरी जो होती है थोड़ा वेट ज्यादा होता है मगर नाजुक होती है, थोड़ी सी मुलायम होती है। हाँ, डेफिनेटली। तनिष्क ब्रांड के पास एक गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, आपने सुना है? तो इन फ्यूचर आप उसको अपने यहाँ पे लाना चाहेंगे? हाँ, शोरूम बन रहे हैं तो उसमें तो जरूरत है, जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है तो मशीन तो लगानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपके शोरूम में विजिट किया था, मैंने देखा था कि जो आपके जितने भी स्टाफ है काफी फ्रेंडली हैं, मतलब कस्टमर से भी काफी फ्रेंडली है, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना है, तो आपने कैसे बनाया उस चीज को?
हमारे यहाँ देखिए जो भी स्टाफ आता है हम उसको परिवार का एक हिस्सा मान के चलते हैं कि हमारा एक परिवार का हिस्सा है, तो उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। उसको उसी तरह हम लोग ढालते हैं कि भाई आप कस्टमर से इस तरह बात करेंगे, इस तरह कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप खुद फेस न करके आप मालिक को हमको देंगे चीज की। तो हम लोग एक उसी तरह एनवायरमेंट बना हुआ है पारिवारिक। एक होता है, एक स्टाफ होता है कि चलो सैलरी मिल रही है, काम कर रहा है। मैंने वहाँ थोड़ा सा लॉयल्टी और काफी है ना, एक मतलब हमेशा उनकी स्माइल रहती है एक फेस में, ऐसा नहीं लगता कि बस काम कराया जा रहा है हमसे। तो वो चीज आपने कैसे मेंटेन करके रखी है? हर जगह नहीं होती ना वो चीज नहीं होती हर जगह। जैसे आप भी अगर कस्टमर को देखते हो तो एक स्माइल के साथ चालू करते हो एक कॉन्वर्जेशन को कि आइए बहन जी, आइए भाई साहब, है ना। तो वो स्टाफ में वो कैसा डाला आपने? अब ये तो देखिए हम लोगों का एक नेचर है, कोई भी कस्टमर आता है तो उससे हंस के बात करना, बोलना, स्माइल बात करना। तो उसी तरह धीरे धीरे हमारे जो एम्प्लॉय उनको भी वही आदत पड़ गई कि भाई भैया जब इस तरह बोलते हैं और वो इस तरह डील करते तो हम लोग इसी तरह डील करते। और बाकी हम लोग अपना एक हिस्सा है परिवार का, सब इस तरह सबका चल रहा है। ठीक है, आप तो अच्छा इम्पैक्ट डालते हो कस्टमर्स के ऊपर कि चलो है ना, उनको याद रहता है कि नहीं हम हरिओम ज्वेलर्स गए थे तो वहाँ पे एक अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिला। लेकिन आपको कभी ऐसे कस्टमर्स मिले जिनको आप याद हो कि नहीं कि ऐसे कस्टमर्स आए मुझे याद है? बहुत से कस्टमर है जिनको हम चेहरे जानते हैं, इसलिए मिल जाते तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है। और आज से नहीं, कम से कम 20 साल पुराने कस्टमर भी मिल जाते हैं, पुराने 22 साल। भाई हम तो कस्टमर को चेहरे से पहचान पाते हैं और जो कस्टमर होते हैं हमको कहीं भी मिल जाएंगे तो पहचान लेते। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, बनिया समाज ये कभी राज तो बताता नहीं है, आप लोग इतना बिजनेस में इतना ग्रो कैसे कर जाते हो? ऐसा क्या खास रहता है आप लोगों में? अब ये बड़ों का आशीर्वाद है और क्या। ये तो कहने वाली बात हो गई, कुछ तो राज होगा। अभी बड़ों का आशीर्वाद है, बस वही चल रहा है और क्या। एक मेहनत के अलावा भी जैसे कोई है ना, देखिए सभी करते हैं। हम लोग का देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हम लोग का फंडा एकदम क्लियर है कि हम लोग बस जो सिस्टम है गवर्नमेंट हम लोग को बना के देती है, हम लोग उसी में फॉलो करते हैं और हम लोग उस पर पीछे नहीं हटते। जो चीज गवर्नमेंट करती है वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। मैंने देखा कि आपके आपके कम्युनिटी के लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं जल्दी मैंने देखता करते नहीं। बिजनेसमैन कहाँ लड़ाई झगड़ा करता है? बिजनेसमैन तो बहुत कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं आता कभी? नहीं, अभी तो नहीं आता। ऐसा कैसा? मतलब हम लोग तो रोड पे निकल जाते तो ऐसा गुस्सा आ जाता है। ऐसे नहीं आता है गुस्सा, ऐसे नहीं है। अब बिजनेस फील्ड में अपने कहाँ अब गुस्सा करके अपना ही नुकसान करना है। सच बात है, वही यहीं रहना ही है। हाँ, और ये बिजनेस करना है भाई। अपने गुस्सा करें तो 4 कस्टमर, एक कस्टमर नाराज, 4 गुस्से नाराज, उससे फायदा क्या होगा? तो मोनू जी ये बताइए, अगर आपको दोबारा 18 साल होने का मौका मिले तो कौन कौन सी गलतियां आप नहीं करेंगे और जल्दी सफल होने के लिए कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे? आपको क्या लगता है तो और जल्दी सफल हो जाते हैं आप जीवन में? और ऐसा कहाँ पास मिलेगी दोबारा 18 साल का मिलेगा? फिर भी अगर आपको मौका मिले तो आप क्या गलतियां नहीं दोहराना चाहोगे? ऐसी तो कोई गलती नहीं। ऐसी तो कोई गलती नहीं है। सब सही चल रहा है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। निवेदिता जी, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? सिल्वर सेक्शन आप देखते हो तो आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मेरा डेली रूटीन मॉर्निंग में पहले उठ के बेटे को, छोटे वाले को स्कूल भेजना, आफ्टर दैट घर का काम निपटा के टाइमली दुकान पहुंचना। अब तो शोरूम पे भी कस्टमर्स को मेरी आदत हो चुकी है, मैं नहीं होती हूँ तो मुझे मिस करते हैं, पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज आप नहीं आई, क्यों लेट आए हो, क्या है। उसके बाद वहां से आने के बाद मैं जब एक बार पहुंच जाती हूँ तो सीधे रात को बंद करा के ही आती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर के काम निपटा के सोना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर वही रूटीन फॉलो होता है। घर और बिजनेस संभालने में कुछ मुश्किलें नहीं आती? मुश्किलें बहुत आती हैं। उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपनी मम्मी जी और ताई जी की। अगर वो दोनों मुझे पूरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद बिजनेस नहीं संभाल पाती, क्योंकि पीछे से घर पे मुझे पता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, घर पे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, वो लोगों का बहुत सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। बहुत बढ़िया। बट फिर भी एक इमोशनल बैगेज तो रहता है ना कि घर पे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं ना? हाँ, ये रहता है। वो तो रहता है, वो हर एक माँ के लिए रहता है। कोई भी माँ हो, अगर वो अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रही तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी बच्चे की लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है कि मैंने टाइम नहीं दिया, इस वजह से उसको ऐसा हुआ। अच्छा, जैसे अगर घर आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो वहाँ पे तो कैसे मॉनिटर करते हो वहाँ पे सब कुछ?
मैंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं अपना सारा चीजें अपनी नजर पे रखती हूँ, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरास आम है और मेरे स्टाफ को पता है कि क्या चीज कैसे हैंडल करनी है। तो मुझे उन्हें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देनी होती, इवन उनको मालूम भी नहीं होता मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, बट उनको ये पता है कि भाभी एनी टाइम हमको मॉनिटर कर सकती हैं। तो सारा कुछ उनको ये पता है कि हमको क्या कैसे करना है, कस्टमर के साथ हमको क्या कैसे डीलिंग करनी है, किसी भी कस्टमर को नाराज नहीं करना, ये उनको पता है। बाकी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग पूरी रहती है मेरी, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो। अच्छा, जैसे आपने पहली बार दुकान पे गए होगे तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे सिल्वर सेक्शन पे जाना है? देखिए, आप मेरी भी जो है फैमिली में बिजनेस ही था स्टार्टिंग से। अच्छा, थोड़ा बताइए। फैमिली से ही हूँ। मेरे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, बट धीरे धीरे मेरे फादर ने उसमें कई सारे और बिजनेसेस, जैसे स्टेशनरी शॉप भी उन्होंने उसमें कर दी थी, कार्ड्स का भी था। तो उनको शुरू से ये था कि नहीं, जैसे हम लोगों के टाइम पे था लड़कियां हैं घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, उनको ये चीज नहीं थी। उनको ये था कि बेटियां हैं तो भी कोई बात नहीं, आगे जाएं, बिजनेस में देखें, जो काम है वो खुद से आगे। डेफिनेटली। तो उन्होंने हम लोगों को कभी ये नहीं किया कि नहीं तुम्हें घर पे रहना है। उनको ये रहता था कि घर पे चाचा जी लोग हैं देखने वाले या कोई भी है, लेकिन आपको जाना है। अगर जैसे हम लोगों की छुट्टियां होती थी पढ़ाई के बाद, तो आपको 2 घंटे के लिए आना है। तो एक प्रोस्पेक्टिव ये तो क्लियर था कि बिजनेस में अगर हमें कहीं भी आगे आना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज को लेके। तभी तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी ना। मर्द और औरत जब दोनों हम मिलके अगर काम करेंगे तभी इंडिया बढ़ पाएगा। अगर एक ही हाथ को अगर काट दिया जाए, और शुरू से ही भारत में यही हुआ है। और यही हुआ है हम लोगों के टाइम पे, क्योंकि 90s में मेरे ख्याल से जो भी लड़कियां थी उन्होंने ये सब कुछ फेस किया होगा। तो मैं भी उन्हीं में आती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे भी मेरे फादर ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं तुमको घर पे बैठना है। और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। अरे वाह। तो आपका मायका कहाँ था? मेरा बदायूं। अच्छा, तो वहां से ये था कि नहीं मुझे करना है। फिर यहाँ पे जब नीड फील हुई कि नहीं बिजनेस में इस समय अब सपोर्ट की जरूरत है, बच्चे छोटे थे, पापा जी ताऊ जी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। तो ये हुआ कि नहीं बिजनेस में सपोर्ट की नीड है। तो और कोई था नहीं जो सपोर्ट के लिए आए, तो उस समय मुझे फिर बिजनेस के लिए जाना पड़ा। बाकी ये था कि स्टार्ट सिल्वर से करते हैं, क्योंकि गोल्ड में इतनी उस समय मुझे ज्वेलरी बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी। थोड़ा सा नॉलेज जो मिला था, तो मैंने कहा नहीं पहले सिल्वर से देखते हैं। फिर धीरे धीरे बैठते हुए मुझे सिल्वर में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे गोल्ड में इंटरेस्ट आता ही नहीं। क्या डिफरेंस होता है, मतलब आपको क्या अलग क्या लगता है सिल्वर और गोल्ड मार्केट में? डिमांड में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, सिल्वर और गोल्ड मार्केट की डिमांड में बहुत अंतर है। सबसे पहले तो रेट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग है। गोल्ड में ज्यादा है, सिल्वर में कम है। फिलहाल तो इस समय सिल्वर जो है बढ़ा है, लेकिन सिल्वर में उतना नहीं रहता है जितना गोल्ड में। दूसरा, गोल्ड को मैनेज करना इजी है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप पूछ रहे थे, तो गोल्ड को मैनेज करना इजी है। अच्छा। आप जो है चांदी 1 किलो लोगे, जितने की आपकी 1 किलो चांदी आएगी उतने का 10 ग्राम गोल्ड, लेकिन आपको 10 ग्राम गोल्ड रखना ज्यादा इजी है। डेफिनेटली। आपको 1 किलो चांदी मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए मतलब अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये भी तो होता है ना कि सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिल्वर में फोकस गोल्ड पे रखें। नहीं, फोकस गोल्ड पे रखिए, बट सिल्वर को साइड में लेके चलना चाहिए, क्योंकि इस समय सिल्वर भी तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरह से सिल्वर का यूज इंटरनेशनल मार्केट में सारी जगह पे बढ़ता जा रहा है, तो आगे सिल्वर में भी स्कोप अच्छा ही है। अभी पीछे जिस तरह से आप देख रहे हो, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड का रेट काफी तेजी से बढ़ गया है, बट उसके हिसाब से सिल्वर उतना तेज नहीं बढ़ा है। तो जितना भी गोल्ड का कस्टमर है, धीरे धीरे वो सिल्वर पे शिफ्ट होता जा रहा है। उनके पास 2 बचे हैं चॉइसेस, कि या तो वो आर्टिफिशियल पे जाएं या सिल्वर पे जाएं। लेकिन जो है आदमी सोचता है कि अगर हम आर्टिफिशियल लेते हैं तो हमको उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिलना है। सिल्वर में अगर हम लेते हैं तो हम अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं, हम खूबसूरत भी दिख रहे हैं बढ़िया ज्वेलरी पहन के, और एट लास्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पज है वो भी सॉल्व हो रहा है। तो इधर जो है सिल्वर ज्वेलरी में डिमांड बढ़ी है, और सिल्वर में भी बहुत बढ़िया आर्टिकल्स, बिल्कुल आपकी फिनिशिंग उनकी इतनी बढ़िया आ रही है कि अगर इस सिल्वर का आप फिनिश्ड पीस रखोगे और उसके साथ में आप एक डायमंड, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है कि जिसको नहीं पता वो एक बार को धोखा खा के पूछता है कि कहीं ये आपने व्हाइट गोल्ड के साथ तो डायमंड नहीं रखे हुए। इस समय सिल्वर ज्वेलरी बहुत खूबसूरत आ रही है। हाँ, डेफिनेटली वहीं बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। बट सबसे ज्यादा सिल्वर में क्या सेल होता है?
सिल्वर में मेनली यहाँ आप फतेहपुर को अगर लेके चलते हो तो फतेहपुर में सबसे ज्यादा आज भी सेल पायल और बिछियों की है। ओह, मतलब डेली वेयर वाली ज्यादा है। अभी यहाँ पे लोग सिल्वर ज्वेलरी को लेके उतना जागरूक नहीं है फतेहपुर में। अभी लोगों के दिमाग में यही है कि हम इतना महंगा सिल्वर का ले रहे हैं। कुछ लोग जो समझते हैं उनको ये है कि नहीं, हमको लेना है तो हमें सिल्वर का ही लेना है। लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए ये है कि हम इतना पैसा सिल्वर में क्यों दें। अच्छा, जो हमारी वीडियो देख रहा है इस समय, ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा है, हाँ। वो भाई अपने बहनों के लिए सिल्वर में कौन सा ज्वेलरी ले सकते हैं? इस समय सिल्वर में हमारे पास ब्रेसलेट्स हैं, एंकलेट्स हैं, रिंग्स हैं, कुछ नेक पीसेस हैं। फॉर द सिस्टर्स, यस, बहनों के लिए। हाँ, सिल्वर चेन्स हैं, पेंडेंट्स हैं, मतलब जितना ज्वेलरी आप गोल्ड में सोचते हो उतना सिल्वर में सब कुछ है। हाँ। मतलब गिफ्टिंग पर्पस से अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या क्या एडवाइस दोगे मुझे? देखिए, आजकल गर्ल्स जो है सारी लाइट वेट ज्वेलरी पसंद करती हैं। तो ज्वेलरी पहनना पसंद करती हो? सिल्वर की हाँ, सिल्वर की ज्वेलरी आजकल यंगस्टर्स में सिल्वर की ज्वेलरी का बहुत क्रेज है। बेसिकली इसीलिए जो सिल्वर ज्वेलरी आ रही है वो सारी लाइट वेट पे आ रही है। और लाइट वेट के साथ साथ जितनी भी ज्वेलरी है सारी की सारी बिल्कुल लाइट डिजाइन्स भी उनके बन रहे हैं। और डिजाइन सारे इस तरह बन रहे हैं जो टीनेजर फ्रेंडली। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पस में एक क्वेश्चन मेरा रह गया था कि जैसे सिल्वर में आपने बताया ठीक है लेके चलना चाहिए, बट डायमंड तो अब लैब ग्रोन आने लग गए हैं। हाँ जी। तो उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस में हमने रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस में आपको ओरिजिनल डायमंड को रखना चाहिए, लैब ग्रोन को नहीं। तो आजकल तो पता ही नहीं चलता। नहीं, सर्टिफिकेट्स के बिना डायमंड ज्वेलरी कभी भी परचेज नहीं करना। जब आप सर्टिफिकेशन पे जाओगे, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड जब नया नया आया था तो उसकी वैल्यू जो है लैक्स में थी। बट आजकल इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है कि वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट जो ओरिजिनल डायमंड है उसकी वैल्यू कभी भी, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, इसलिए लैब ग्रोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप डायमंड पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाते हो तो आपको ओरिजिनल डायमंड की तरफ जाना चाहिए। गोल्ड पे हॉल मार्किंग होती है, सिल्वर पे भी होती है? सिल्वर पे कुछ हॉलमार्क्स हैं, जैसे मेन जो है इसका 9 to 5 है, इसमें की 92.5% प्योरिटी रहती है। बट अभी ऐसा कोई प्रॉपर गवर्नमेंट ने इस तरह से हाईलाइट नहीं कर दिया है। जैसे गोल्ड में उन्होंने 2 फिक्स कर दिए हैं कि हमने जो आपका गवर्नमेंट सर्टिफाइड गोल्ड है वो 18 कैरेट और 22 कैरेट है। बट अभी सिल्वर पे इस तरह का सुनने में बहुत आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है सिल्वर पे भी हॉलमार्किंग और BIS सर्टिफिकेशन सब जा रही है। बट अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया नहीं है ऑफिशियल कि आज से सिल्वर पे ये स्पेसिफिकेशन शुरू हो गया है कि ये वाली सिल्वर आपकी इतनी प्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा अभी कुछ आया नहीं है। तो मार्केट में सिल्वर में हर तरह का आ रहा है अभी। तो सिल्वर के रेट्स भी गोल्ड से जैसे ऊपर नीचे डेली होते रहते हैं क्या? सिल्वर के रेट भी डेली डिसाइड होते हैं। क्या सिल्वर पे भी मेकिंग चार्जेस लगते हैं? जी, सिल्वर पे भी मेकिंग चार्जेस लगते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे गोल्ड के इन कंपैरिजन में कि सेम रहता है? नहीं, अभी सिल्वर पे मेकिंग चार्जेस उतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन हाँ, जिस तरह से सिल्वर पे भी फैंसी ज्वेलरी बढ़ती जा रही है तो उसी तरह से जैसे गोल्ड में आप जब जाते हो तो मेकिंग चार्जेस के लिए आपको देखना होता है कि आप ज्वेलरी पे कौन सा डिजाइन पसंद कर रहे हो। जो सिंपल डिजाइन होते हैं उन पे मेकिंग चार्जेस उतने नहीं होते, क्योंकि उनमें जो मेकिंग का प्रोसेस है, गोल्ड लॉस है, वो सारा कुछ इतना ज्यादा नहीं होता। तो उनपे मेकिंग चार्जेस कम आते हैं। जैसे जैसे आप बारीक काम की तरफ जाओगे या अलग डिजाइन की तरफ जाओगे, फैंसी डिजाइन पे जाओगे, स्टोन्स पे जाओगे, तो उसमें जो कारीगरी का काम है वो सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। इन्हीं से हम मेकिंग चार्जेस डिसाइड करते हैं। सिल्वर में भी अगर आप नॉर्मल जनरल काम ले रहे हो, जैसे पुराना देसी माल बोला जाता है जिसको, उस तरह का कुछ ले रहे हो, उस पर मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। बट आजकल सिल्वर में भी जैसे जैसे फैंसी ज्वेलरी आ रही है उसमें क्या काम हो रहा है उस हिसाब से डिसाइड होता है। हिसाब से मेकिंग चार्जेस डिसाइड होते हैं सिल्वर में भी। क्या अगर हम दोबारा उसको बेचने जा रहे हैं तो इन रिटर्न उतना ही पैसे मिलते हैं कि कुछ कम हो जाते हैं? नहीं, सिल्वर में क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से क्लियर नहीं किया हुआ है कि इस पे प्योरिटी इतनी होनी चाहिए, आपको रेट ऐसे लगाना है। तो सिल्वर में अभी कई जगह कुछ लोग रेट पूरा 100% का लगाते हैं, कुछ 90% से लगाते हैं प्लस मेकिंग चार्जेस। तो मेकिंग चार्जेस तो आपके कट हो ही जाने हैं। आज मैंने 1 लाख का अगर मैंने सिल्वर लिया है और मैं 6 महीने बाद या 5 महीने बाद मुझे इमरजेंसी पड़ी, मुझे बेच कर वापस पैसा लेना है, तो 1 लाख मुझे वापस मिलेंगे? इट डिपेंड्स ऑन रेट्स। अच्छा, बेसिकली क्योंकि एक जिसको हम लोग बोलते हैं टाका काटना, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कोई भी ज्वेलरी हो बिना
मिक्सिंग के नहीं बनती। प्योर सिल्वर पे या प्योर गोल्ड पे कोई भी ज्वेलरी आपकी नहीं बनती, उसमें हमको मिक्सिंग करनी होती है। अब आप जिस शॉप पे जा रहे हो वहां पे कितने परसेंट वो उसमें टाका काट रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। कई जगह 80% काटा जाता है, कई जगह 90% काटा जाता है। तो वो आपका उस पर डिपेंड करता है कि आपने मान लीजिए आज 1 लाख रुपए का मोटा मोटा अगर हम बोले तो हमारी लगभग 1 किलो पे उन्होंने कितना टाका आपका काटा है इनटू सिल्वर रेट। बहुत बढ़िया। सिल्वर में एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो बहुत जल्दी काला पड़ने लग जाता है, उसको काला पड़ने से कैसे बचाएं? देखिए सिल्वर में, सिल्वर ज्वेलरी के साथ सबसे बड़ी कमी है कि वो जो है सिल्वर विद टाइम हवा के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। दूसरा, हम लोगों की एक मेंटालिटी होती है, सिल्वर ज्वेलरी को आदमी जो है बहुत रफली यूज करता है। अच्छा। ये मैं बहुत सारे अपने कस्टमर्स को भी बोलती हूँ, वो लेके आते हैं, भाभी देखिए आपने दिया था ये काला हो गया, इसमें देखिए ये शिकायत आ गई, ये इधर से सफेद है इधर से काला है। तो उसमें ये होता है हम लोग सिल्वर ज्वेलरी को, गोल्ड की ज्वेलरी हम इवन अगर एक छोटी सी रिंग भी डाले हुए हैं हमको चेंज करनी है, हम उसको उतार के ढंग से बॉक्स के अंदर रख के रखेंगे। बट सिल्वर ज्वेलरी, अरे पायल उतारा ऐसे ही हमने अपनी कबर्ड में रख दिया या खोला कहीं भी रख दिया। जब सिल्वर हम पहनते हैं तो अब जब हमको स्वेटिंग हो रही है, हम साबुन यूज कर रहे हैं, हम कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे आर्टिकल्स पे लगा, उसके बाद वो हवा के साथ रिएक्ट करके काला जल्दी होता है। उसको हम लोग ऊपर से हमने उसको खुला ऐसे ही डाल दिया, वो यूज नहीं हो रहा, तो वो जो है हवा के साथ जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से वो काला पड़ता है। बाकी अगर आप जो है उसको सिल्वर ज्वेलरी को भी आपने उतार के बॉक्स में करके रख दिया उसको, तो वो काला नहीं पड़ता है। बट लोग सिल्वर ज्वेलरी को बहुत रफली यूज करते हैं, उतारा कहीं भी रख दिया, कहीं भी छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे जब यूज में नहीं होती तो वो काली पड़ने लगती है। ठीक है, आप एक बिजनेस फैमिली से आते हो, ठीक है, और आपके ससुराल में भी वही सेम चीज है, आपके ससुर, आपके हस्बैंड, ठीक है, सभी वैसे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो अपने बच्चों पे, वंश और कि अब इनकी अपब्रिंगिंग और अच्छी हो, इनका फ्यूचर और अच्छा हो? बच्चों की अपब्रिंगिंग में देखिए, मैंने कभी भी बच्चों को अपने फोर्स नहीं किया कि नहीं तुमको बिजनेस लाइन में ही आना है। अच्छा। मैंने दोनों को पूरी छूट दी हुई थी, वंश को भी पूरी छूट दी हुई थी, छोटे वाले को भी, कि तुम अपने अच्छे से स्टडीज करो, आगे क्या तुम्हारा फोकस है, तुमको हेल्प करने के लिए हम हमेशा हैं। तुम्हारा क्या फोकस है, तुमको क्या समझ आता है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमको अगर बिजनेस में नहीं आना तो हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे कि तुमको बिजनेस में ही आना है। तुमको जिस लाइन में जाना है तुम जाओ, जिधर चलना है। अगर तुम्हें कहीं गाइडेंस की नीड है तो हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं, तुमको कोई भी हेल्प है हम करेंगे। बट ये डिसाइड कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है, वो उसके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं। तुमको जो करना है वो तुम डिसाइड करो। तो इसलिए मैंने कभी बच्चों के ऊपर ये नहीं करा कि नहीं तुमको बिजनेस में ही आना है। जो लेडी हमारा पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहते हो अगर वो भी बिजनेस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं? बिजनेस लाइन में आगे अगर आप लोग बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आना चाहिए, तभी हमारा भारत आगे जाएगा। जी बिल्कुल। आपको अगर आगे आना है, सबसे पहले तो हम लेडीज में एक झिझक होती है आज भी छोटे शहरों में, क्योंकि फतेहपुर हमारा छोटा ही शहर है। हाँ, डेफिनेटली। तो सबसे बड़ी झिझक ये होती है कि हम बाहर निकलेंगे, सामने वाले को हम फेस कैसे करेंगे। हमारे सामने जो आ रहा है कस्टमर, अगर ये हमको बाहर मिलेगा तो ये कैसे क्या सोचेगा, ये हमसे कैसे बोल रही थी, क्या कह रही थी। तो सबसे पहले हमें अपनी झिझक को खत्म करना होगा, क्योंकि एट लास्ट वो भी एक ह्यूमन है और हम भी एक ह्यूमन है। और हमें आगे, अगर हम कहीं भी आगे कुछ भी करने के लिए निकल रहे हैं तो हम अपनी बेहतरी के लिए आगे निकल रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी झिझक को खत्म करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लेडीज में एक झिझक है कि हम बाहर निकलेंगे, हम इसको ऐसा बोलें ना बोलें। क्योंकि ये चीज मैंने, जो हमने स्टाफ रखा हुआ है, ये मैंने उनके साथ फील किया कि वो लोग ये सोचती हैं हमको ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हम ऐसा बोले ना बोले, सामने वाला क्या बोलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको खुल के बात करनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे आप अपने घर में आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात आगे रखो, सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है तो तभी पता चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं सोच के कहते हैं नहीं अभी नहीं करना, तो आप आगे आइए, बिजनेस कीजिए, बिल्कुल बिजनेस में आगे। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हेलो वंश, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ। फतेहपुर से ही हो आप, है ना? हाँ। आपकी पढ़ाई महर्षि से हुई है, थोड़ा बताइए महर्षि के बारे में। मेरी पढ़ाई फतेहपुर के 3 या 4 स्कूलों से हुई है। हाँ। पहले सेंट जेवियर्स बचपन में, हाँ। फिर मिडिल स्कूल पूरा सेंट मैरीज, हाँ।
फिर उसके बाद 9 to 12 महर्षि। तो काफी कुछ रहा है, मतलब सेंट यादें कहाँ की है ज्यादा? यादें ज्यादातर मेरी सेंट मैरीज और महर्षि की हैं, क्योंकि फ्रेश है क्योंकि वो फ्रेश है। सेकंड तक तो मैं सेंट जेवियर्स में था, तो उतना नहीं याद मुझे। सेंट मैरीज में तो पूरा फिर कैथोलिक वाला सीन था, तो फुल इंग्लिश वगैरह की जो फ्लुएंसी है वहीं से आई है। महर्षि में आगे थोड़ा दुनिया का ज्ञान मिला। अच्छा, क्योंकि फतेहपुर वालों को पता है महर्षि का क्राउड कैसा है। सही बात है। फुल देसी वाला क्राउड है, पूरा फतेहपुर समझ में आ जाता है महर्षि में 1 साल पढ़ के। बहुत बढ़िया। आपकी अपब्रिंगिंग एक बिजनेस बैकग्राउंड में हुई है, हाँ। उससे क्या फायदा मिला आपको बिजनेस इन जनरल सीखने को? बिजनेस इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो बचपन से मैं कभी शॉप में नहीं गया था। मेरे जैसे मम्मी ने भी बताया आपको कि वो भी फोर्स नहीं किया जाना, मैं खुद भी नहीं गया। इंस्टेड मैंने काफी अलग अलग चीजें देखी कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। मतलब मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, फुटबॉल का। मैं फुटबॉल भी अच्छा खासा परस्यू किया। आई डिड नॉट प्ले कहीं भी, बट अपने लेवल पे आई लर्न अ लॉट। उसके बाद मेरे को 10th के बाद गिटार का मन हुआ, गिटार सीख डाला। तो मतलब मेरे को आजादी मिली, तो मैं कभी हार्डकोर बिजनेस में नहीं गया। हाँ, कभी कभार की बात अलग है कि पापा को कुछ काम है चले जाओ, वो वाली बात इज अ डिफरेंट थिंग, बट कभी मैंने अपना दिमाग बिजनेस में नहीं डाला। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मोर एंड मोर इनटू दुनिया नॉलेज, कहीं ना कहीं मैंने बना लिया था कि नहीं, मेरे को यही बिजनेस करना है। बिकॉज मैंने देखा कि मेरे पहले मैं बचपन में तो बाबा पापा को ही देखा था, फिर मम्मी को भी देखा कि कितना एफर्ट डाल रहे हैं ये लोग बिजनेस में। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे पोटेंशियल भी दिखा कि नहीं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि घर वाले चीजें तो नहीं करनी है, कुछ हटके करना है। बचपन में तो आपके पास ऐसा सब कुछ खुला है यार, सच बात है, सच बात है, सच बात है। सबसे फैसिनेटिंग चीज तो वही हुआ करती थी, हाँ, है ना। हमसे पहले की जो जनरेशन थी उनको लगता था साइंटिस्ट बन जाए, हाँ, वो फैसिनेटिंग था कि हाँ एस्ट्रोनॉट बनेंगे, क्या बनना है, पायलट बनना, हाँ पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। 10th तक शायद 8 9 तक 10 तक बोलता था पायलट बनना। फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स चूज किया, क्योंकि मैंने 9-10 में आई वाज लाइक नहीं, साइंस इज नॉट इंटरेस्टिंग मी, मुझे कॉमर्स में और इस सब में ज्यादा मजा आ रहा है। कॉमर्स लेने के बाद बिजनेस, जब मैं अपने घर में बिजनेस देखता था, मुझे और अच्छी चीजें मिली। तो क्रेडिट डेबिट तो आपके घर में चलता था मतलब ऐसा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ, तो वो चीज और फैसिनेटिंग लगी। और फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपना पूरा करियर पाथ भी वैसे ही चूज किया कि व्हाट इज समथिंग की जो मेरे बिजनेस में हेल्प करे। क्योंकि घर से सीखना इज अ डिफरेंट थिंग कि आप रोज दुकान में जा रहे हो, आप बेसिक धंधा सीख जाते हो कि ये ऐसे आता है, पैसा ऐसे आता है, जूती ऐसे देनी, ठीक है। उसको बेहतर कैसे करोगे, अलग कैसे होगे, वो चीज फिर आपको दुनिया से आती है। उसके लिए मैं गया, मैंने स्पेसिफिकली मैं बीकॉम किया, मैंने अभी बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। मैं कहीं भी कर सकता था, स्पेसिफिकली मैंने किया दिल्ली से या कहीं बड़े शहर से करना है। मेरे को जानना है भाई कि ऐसा अलग क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, वो तो पता चले। उसको तो हम यहाँ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे नहीं आता ऐसे। वो चीज मैंने फील करी। कुछ फायदा मिला डीयू में जाके मेरे को बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत फायदा मिला। पहली बात तो मैंने दुनिया को समझा कि लोग इन जनरल कैसे होते हैं। मेरे घर में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने दिल्ली में जो जो चीजें फेस करी हैं, नॉन बिजनेस रिलेटेड में बोलूं, रेंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जगह बदली है दिल्ली में, कहाँ मैं रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ। क्योंकि एक बार आप घर से बाहर निकल गए, यूर ऑन योर ओन, घर वाले हमेशा आपके पास रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। सच बात है, लेकिन हार्श रियलिटी हिट करती है बिल्कुल। डे टू डे तो वो आप भी नहीं बताओगे उनको क्या झेल रहे हो, ना वो पता भी नहीं कर पाएंगे कि डे टू डे आप क्या झेल रहे हो। तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि दुनिया फेरी टेल नहीं है जो आपके घर वालों ने आपके सामने बना के। डेफिनेटली ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर इफ यू वांट टू बी अ मैन, तो आपको घर से बाहर निकलना है। वो चीज सबसे ज्यादा मेरे को बिजनेस में हेल्प करती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं लोगों को हकीकत में देखता हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता कि ये आदमी मुझसे अच्छे से बात करे तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर मैं उस आदमी को पूरा एनालाइज, इंटेंशन उसके बिहाइंड इंटेंशन क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, इतना अच्छा क्यों बन रहा है, अच्छा क्योंकि नहीं होता कोई इतना अच्छा। हार्श रियलिटी, सही बात है। जजिंग पीपल इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव गॉट बिजनेस में, लाइफ में। ठीक है, तो फैसिनेटिंग कौन सा लगा? अपना ही बिजनेस अच्छा लग रहा था या फिर दिल्ली में जाके जो मल्टीपल अलग अलग नीश के बिजनेसेस आपको देखने को मिल रहे थे? दिल्ली में मैं गया तो मेरा प्राइमरी फोकस था मैं अपने से रिलेटेड ही चीजें ढूंढूं। मैं सोचे क्या था यही बिजनेस करना, मेरा प्राइमरी फोकस ये था कि ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें ढूंढूं। मैंने ढूंढी, मेरे को काफी अच्छे मेरे को ब्रांड्स के बारे में पता चला, मेरे को ब्रांड्स की पॉलिसीज के बारे में पता चला। मेरे को कॉलेज में अलग अलग लोग भी मिले हु आर लाइक मिलियनर्स, काफी बड़े लोगों, डेफिनेटली यू आर इन दिल्ली, उनसे भी कॉन्टेक्ट्स हुए मेरे, उनका भी पता चला कि
वो किस लाइन में है, वो किस हद तक जा रहे हैं अपने आप को बड़ा करने, क्योंकि दिल्ली में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। ट्रू, दिल्ली नहीं, कहीं भी एक बड़ी जगह में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। जो मैंने अपने बिजनेस में चीजें फील करी कि हम नहीं कर पा रहे उतना, क्योंकि हम एक्सपोजर नहीं मिला और एक्सपोजर की वजह से सिस्टम एंड प्रोसेसेस मतलब कमी थी। ट्रेडिशनल बिजनेस किया, मैं वहां देख रहा हूँ लोग किस हद तक जा रहे हैं, लोगों की अपना बिजनेस को हमें अच्छा करना है। दैट इज द थिंग मेरे को चाहिए अपने बिजनेस में भी, कि मेरा ये नहीं चाहता मैं कि हम यही करते रह जाएं कि सामान बेच रहे हैं, हम इमोशंस बेचे। हम तो बीकॉम के बाद आप क्या करना चाहते हो, कोई कोर्सेज परस्यू कर रहे हो या करना चाहते हो, सो दैट आप अपना बिजनेस और ज्यादा इवॉल्व कर सको? बीकॉम करके बाहर जाके ये सीखा कि हाउ द बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द ज्वेलरी वर्ल्ड वर्क्स, वो मुझे सीखना है। वो मैंने अभी 2-4 महीने शॉप पे सीखा कि फतेहपुर का मार्केट कैसा है, एक्चुअली में मार्केट कैसे चलती है, क्योंकि किसी किताब में नहीं पढ़ा कि एक्चुअल मार्केट। फतेहपुर में अभी रिसेंटली आपने 4 से 5 महीने में काफी वर्क किया? हाँ, काफी 4 से 5 महीने मैंने कंटिन्यूस अपने शॉप को भी दिया है, मार्केट कैसे वर्क किया, मतलब क्या कुछ अप्लाई किया लर्निंग्स को? हाँ बिल्कुल, मैं अपने बिजनेस में सबसे पहला काम जो मैंने किया, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाया, लोगों को इन जनरल कैसे डील करना है। अच्छा, ज्वेलरी बिजनेस इज समथिंग आपको पर्सनल टच देना पड़ेगा, सामने वाले से एक इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ट्रू, ट्रस्टेबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। उस चीज पे वर्क किया। दूसरा मैंने जो काम किया वो किया कि आजकल डिजिटल का जमाना है, अपने बिजनेस को मेरे को डिजिटल कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन प्रमोशंस कैसे करने हैं, उस चीज पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया। तीसरा मैं अगर आपको बोलूं, मैंने स्टाफ से कनेक्ट करना शुरू किया। एक फैमिली वाला कनेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस कि भाई मेरे को ऐसा काम चाहिए, ऐसा करो, क्या दिक्कतें आ रही है मेरे को बताओ, मतलब एक एक्टिव कॉन्वर्सेशन वाला मैंने मोड शुरू किया है, विच इज आई गेस पापा बेटर बता पाएंगे, मेरे ख्याल से हेल्पिंग अलॉट, कि आप एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखिए, क्लियर फ्रॉम एवरीथिंग। आप फैमिली हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, हम खुद आपको फैमिली ही मानते हैं, लेकिन हमें बिजनेस में भी वो एफर्ट चाहिए, हमसे भी आपसे भी, तो उस चीज का एक क्लियर कॉन्वर्सेशन भी बहुत जरूरी होता है, वो भी मैंने अप्लाई किया। बहुत बढ़िया। तो जो आप बता रहे थे कि आपने काम किया सोशल मीडिया, अपने बिजनेस को ऑनलाइन वर्ल्ड में लेके जाना, तो मैंने देखा कि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की। हाँ, तो उससे कुछ रिजल्ट्स मिले, कुछ नाम बना। आरओआई रिटर्न्स क्या था, आरओआई क्या थे? अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो मैं सच बताऊं, मैंने कोई एक सेकंड में रिटर्न्स नहीं सोचे थे कि मेरे मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे। मेरा जो पर्पस, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, गुडविल एक दिन में नहीं बनती है। मेरा जो पर्पस था वो था कि एक अवेयरनेस फैलाना। अगर मैं बोलूं ब्रांड पोजीशनिंग, जैसे यहाँ हम भी हैं, शहर में हम भी हैं, वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन नई जनरेशन, यंगर जनरेशन जो इंस्टाग्राम पे, जनरेशन सबके मम्मी पापा जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, मेरे एज वाले में से छोटे एज वाले कैसे जानते हैं, और वही पोटेंशियल कस्टमर आ गए, वही पोटेंशियल कस्टमर है। लेकिन लोगों की सोच क्या है कि भाई हमें, अरे ये तो फतेहपुर में नहीं है जलता सामान, भाई हम जाएंगे कानपुर, वहां वो ब्रांड फलाना दिमाग का है, वहां से लेंगे, वो बढ़िया ज्वेलरी देगा, फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। हम यही प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम हैं, आप टेंशन मत लो, आपका लोकली एक ब्रांड है, सच बात, जो कि आगे चल के बड़ा बनेगा, उसकी टेंशन मत लो, आप भी बनाओगे। कैसे ले जाना चाहते हो, कोई आइडियाज हैं अभी इसको सबसे पहले नेशनल लेवल पे कैसे ले जाना चाहते हो? सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं, मेरे पास कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने जो सोचा था वो ये सोचा था, पहले अपनी डिजिटल मतलब ऑनलाइन मार्केट में एक प्रेजेंस बिल्ड करनी है, ऑनलाइन ट्रस्ट कमाना है, सबसे जरूरी है। आजकल मैं जितने भी ब्रांड्स देखता हूँ, आजकल पुराने और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन जो नए हैं वो पहले ऑनलाइन आ रहे हैं। हमारे पास तो बेनिफिट है कि हमारे पास हमारा लोकल ट्रस्ट है, अब उस ट्रस्ट को ऑनलाइन और मास मार्केट में कैसे लेके जाऊं, पहला स्टेप मेरा अभी तो वही है, ताकि आज आसपास के जिलों से लोग आते हैं, थोड़े दूर से भी आए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई मेरे पास वहां का वो आया, मेरे पास मुंबई से आया, मैं चाहता हूँ हमारे पास भी आए। तो वो ट्रस्ट ऑनलाइन ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली तो वो जब तक आएंगे नहीं, हम कैसे। लोकल लेवल पे आपके जो फैमिली थी, लोकल लेवल पे उन्होंने कैसे ट्रस्ट बिल्डअप किया, आपके हिसाब से वो क्या था? लोकल लेवल पे देखो मैं बताऊं, तो बहुत पहले से, मेरे से भी 40 साल पहले से आई गेस बिजनेस वगैरह चल ही रहा था। बट यू आर इन द फैमिली ना, तो आपको अगर लगता हो कि ऐसी चीज की गई जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ट्रस्टेबिलिटी पैदा हुई है, क्योंकि मैं जितनी बार भी आपकी स्टोर मैंने विजिट किया है, भीड़ थी वहां पे,
ऊपर भी नीचे भी। ट्रस्टेबिलिटी तो मैं बोलूं, देखो सबसे ज्यादा तो वही पापा ने जो बताया कि सबसे ज्यादा आपका व्यवहार मैटर करता है। आप कस्टमर को कस्टमर आपके साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट कर पा रहा है। अच्छा, उनकी जनरेशन के लोगों को उन्होंने डील कर लिया। अब शायद मेरी जैसे जनरेशन को शायद पापा ना डील कर पाए, अब उसके लिए आप हो, है ना, हमारा एक अच्छा कनेक्शन देखो होगा। जेन जीज और जो अब जनरेशन आ रही हैं, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना इज अ बिट ट्रिकी एज वेल। थोड़ा दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। सारे तो ऑनलाइन बैठे हुए, सारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, इसीलिए मेरा पहला फोकस ये था कि ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आजकल मैं ऐसा देखता हूँ कि ऑनलाइन इंसान कूड़ा भी खरीद रहा है, कूड़ा खरीद रहा है लिटरली। क्यों? क्योंकि किसी उसके ब्रांडिंग बड़ी अच्छी, इन्फ्लुएंसर एक बार एक वीडियो में उसने बोल के कि ये पेड प्रमोशन है दिखा दिया, स्टिल ही विल बाय इट। एक बार तो खरीदेगा, दूसरी बार वाली ना खरीदेगा। तो आज की जनरेशन ही हमारी ऐसी हो गई है, और हमारा तो बिजनेस ही ट्रस्ट का है। जब शुरुआत में आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो आज क्या लगता है, बिजनेस या जॉब? मेरे को बिजनेस, भाई बिजनेस, मेरे को तो बिजनेस बहुत। जॉब मैंने करी 6 महीने करी है मैंने जॉब, जस्ट फॉर द सेक की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट कैसा होता है। अच्छा होता है, मतलब अगर आपको बहुत सॉर्टेड लाइफ चाहिए कि भाई मेरा इतना इतना काम है, मेरे को दिन में इतना मिला, आप टाइम टेबल वाले इंसान हो, आप मेरा ये इसके बाद 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, इसमें इतना पैसा आएगा, मामला सेटल है, बेस्ट लाइफ, उससे अच्छी लाइफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया। बट लेकिन अगर अपने टर्म्स पे जीना है, अपनी मर्जी से जीनी है, बिजनेस करो। जॉब वाले भी क्या कर रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट में आते लोगों को सुना, मेरे जो मैनेजर्स वगैरह थे, मैं तो एकदम ही बिगनर लेवल पे गया था, मुझे जितने सीनियर लोग थे सबके प्लान से भाई 40 तक जॉब करेंगे, फिर कोई पैसा जमा करके स्टार्टअप डाल देंगे। अच्छा, दिल्ली में काफी एक्सपोजर लेके आए हो, और आपने अभी कॉर्पोरेट कैंपस में भी अपने प्लेसमेंट में गए थे, तो एक्सपोजर काफी अच्छा मिला, तो वहाँ पे आपको मिलियनर्स मिले होंगे। हाँ, बिलियनर से मिलो अभी तक? मिला नहीं, देखिए। ठीक है, तो जो मिलियनर्स बन चुके हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, आपको क्या लगता है? How to be a millionaire? मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो ना वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, और दूसरा उन्हें जो चाहिए होता है वो लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं कि भाई ये कैसे हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज ही नहीं हो सकती, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। ये 2-3 फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई एक विजन होना चाहिए, और वो विजन ऐसा अनरियलिस्टिक होना चाहिए कि लोग तुम्हें बेवकूफ समझें। ट्रू। ये क्लैरिटी तो पहले होती है कि जॉब और बिजनेस जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्लैरिटी तो डे 1 से होती है। क्लैरिटी डे 1 से आ जाती है। भले आप जॉब कर रहे हो लेकिन एक दिन आपको स्ट्राइक किया कि नहीं ऐसे थोड़ी करना था, उस दिन से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फेवरेट बिलियनर कौन है आपका? मेरा फेवरेट बिलियनर कौन है? फेवरेट बिलियनर नहीं है, मैंने कभी ऐसे किसी बिलियनर को ऐसे वो नहीं किया कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए। नहीं, सीखने को तो मिलता है ना। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि बिलियनर मेरा फेवरेट कौन है, रोनाल्डो होगा, फुटबॉलर वाला। वो बंदा, आप उसके स्टैट्स खोलना, इनकम रेटेड करंट, वो बंदा स्पोर्ट्समैन है, उसने क्या बिजनेसमैन से दिमाग लगा के अपने पास पैसे स्पोर्ट्स में बिलियनर बनना आसान नहीं होता। ठीक है, फुटबॉल में पैसा बहुत है, लाखों प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन बिलियनर सिर्फ 2 ही है। एक मैसी, क्योंकि भाई वो अच्छा रोनाल्डो भी अच्छा खेलता, लेकिन उसने अपनी आधी इनकम बिजनेस से बनाई। एक्सेप्शन है ना, आप खुद सोच के देखो, एक्सेप्शन नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं, वो तो अच्छा खेलता है, लेकिन इनकम उसने अपनी बिजनेस से बनाई है। इतना दिमाग चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग तो उन्होंने वहां से कर दिया था ना, ब्रांड से उनको पैसा आने लगा था। ब्रांड से पैसा आने लगा था, फिर उसने खुद को कितना बड़ा ब्रांड बना दिया। ऐसे बिजनेस वर्ल्ड में आपका नहीं है रोनाल्डो? बिजनेस वर्ल्ड में मैं सही बताऊं, मेरे को गाड़ियों का शौक है, मैं बस ये देखता हूँ किसमें अच्छी गाड़ी है, वही मेरा एम। किसके पास है? रोनाल्डो के पास। मैं बार इलॉन की तरफ लेके जा रहा था। मेरे को इलॉन मस्क में इंटरेस्ट नहीं है, वो थोड़ा इलेक्ट्रिक और ट्रक में जाता है, उसमें उतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। पर उनकी जर्नी काफी उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है, उसमें कोई वो नहीं है। जो सवाल मैंने आपके मम्मी पापा से भी किया था कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से किस चीज को लेना चाहिए हमारी जो नई जनरेशन है, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, क्या अच्छा रहेगा सबसे? देखो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो गोल्ड प्राइमरी सोर्स आपका गोल्ड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। डायमंड इज समथिंग आप रखो, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन हेरिटेज। डायमंड मेरे अकॉर्डिंग वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसको 20 साल बाद बेचने नहीं जाओगे। आप 20 साल बाद बेचने जा रहे, लोग आपको कहेंगे कि भाई राजा था, गरीब हो गया। वाह, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी पर्सनल सोच है। बाकी जो भी हो, बट मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल हो आप? हाँ बिल्कुल, रोज पूजा करता हूँ। किनकी किनकी आराधना करते हो? आइडियल्स मेरे कई सारे हैं, मैं कृष्ण जी को भी मानता हूँ, मैं गणेश जी को भी मानता हूँ, साईं बाबा को भी मानता हूँ। वो तो हमारा बचपन ही ऐसा गया, टीवी पे गया था, तो सारे हनुमान जी से भी बहुत प्यार आता है, से बहुत प्यार आता है। लेकिन हाँ, मेरे को सबसे अच्छा वृंदावन जाके लगता है। रेगुलरली जाता हूँ? जितना मौका लगता है उतना जाता। सबसे ज्यादा बार वृंदावन ही गया इनफैक्ट, और किसी उसमें ज्यादा। कृष्ण जी की कोई बात जो आपको हमेशा याद रही हो? एक कोई ऐसी बात जो हमेशा याद रही हो? एक कोई ऐसी बात जो मुझे हमेशा याद रही, यार मेरे को
ऐसे कोई बात नहीं यार, बस मैं जब कनेक्ट करता हूँ मेंटली भी, तो मैं बस ये सोचता हूँ कि सामने मेरा दोस्त बैठा है। बहुत आइडियल है ना, मतलब अगर उन्हें भगवान की नजर से देखो और उन्हें, मैं कृष्ण जी को या हाँ मतलब कृष्ण जी को ही समझ लो, मैं उनको जब मैं कनेक्ट करता हूँ, पूजा भी कर रहा होता हूँ, मैं भगवान समझ के नहीं बात करता, मैं दोस्त समझ के बात करता हूँ कि ऐसा 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 ऐसा, फिर मैं कहता हूँ और सुनाओ। कैसा लगा आज आपको? मजा आया। इन लोगों ने भी जो साथ में बैठे, उन्होंने बहुत चीजें पहली बार सुनी होंगी। कोई ऐसी वैल्यू सिस्टम आपको लगती है कि आपके जो पूरे फैमिली ने फॉलो की हो, जिसकी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है? मैं बोलूँ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हमारे बिजनेस, मतलब मेरे को जो लगता है ना कि ठीक है, एवरीथिंग अपार्ट, हमारा व्यवहार अच्छा है, हम कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं, कस्टमर का बेनिफिट ढूंढते हैं हर चीज में, कि नहीं उसको जो मिल रहा है एकदम परफेक्ट 100% सही मिले, भले ही थोड़ा जो भी है, बट 100% उसको अच्छा मिलना चाहिए। बट द बेसिक थिंग इज ट्रांसपेरेंसी है, कि हम आपको जो बोल रहे हैं वही दे रहे हैं, विद प्रूफ दे रहे हैं। आई गेस सक्सेस हमारी मेजर इसीलिए है कि भाई जो है जैसा है आपके सामने है, इसमें ना कोई हम हिडन कॉस्ट कमा रहे हैं, ना आपका कोई हिडन नुकसान या प्रॉफिट है, ना हमारा, जो है आपके सामने है। पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे रखें? पॉजिटिव कैश फ्लो इस बिजनेस में या इस बिजनेस में, इन जनरल बिजनेस में? इन जनरल बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो, देखो पहले तो ऐसा होता था कि क्रेडिट चलता था, स्पेसिफिकली इस बिजनेस का अगर मैं बताऊं आपको तो क्रेडिट आता था सामान, क्रेडिट जाता था सामान। अभी तो कैश फ्लो मेंटेन करना इतना आसान हो गया, क्योंकि पीछे से जो है कैश में आता है, क्रेडिट बंद हो चुका है, तो आगे भी क्रेडिट पे तो सामान जाता नहीं है, तो कैश तो रहता है। बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो आता रहे, कि पैसा ज्यादा है और खर्चे कम रहे, उसके लिए कुछ करना चाहिए। एफिशिएंसी, एफिशिएंटली काम करो। सबसे बड़ी बात तो एक सिस्टम होने चाहिए हर चीज का, सबसे पहली बात तो वो वाला तरीका एक टाइम तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता कि अंदाजे से चल रहे हैं, की मर्जी से चल रहे हैं, ठीक है हाँ अभी चल जाएगा, चला लो। जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि जो आपके स्टाफ हैं, चलो अच्छी बात है, व्यवहार है, फैमिली है, बट ROI भी चाहिए ना। ROI भी चाहिए, अगर मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, आप फैमिली अलग होना चाहिए कि हाँ हम आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, हम टच में है, सब ठीक है, बट बिजनेस एक अलग लाइन होनी चाहिए। वही एफिशिएंसी तभी आती है जब आप बिजनेस को बिजनेस लेकर चलते, फैमिली को फैमिली। आप फैमिली में बिजनेस में फैमिली घुसाओगे, मैसअप होंगे, नहीं चलेगा। सही बात है, मैसअप होंगे, क्योंकि कोई इमोशनली हर्ट होगा, कोई कैसे हर्ट होगा, कब तक चला लोगे? बिजनेस में अगर इमोशंस लाओगे तो डेफिनेटली फेल होगा। फेल तो नहीं होगा, मतलब जरूरी होता है कई जगह कि आपको इमोशन लाना चाहिए बिजनेस में, लेकिन 99% मैसअप होंगी चीजें, क्योंकि आप जैसा चाहते हो कि ग्रो करोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसा तो कर लोगे, इतना नहीं जा पाओगे, कहीं ना कहीं होल्ड बैक हो जाए। एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, तभी पॉजिटिव कैश फ्लो रह पाएगा। अगर आपको अपनी मम्मा के लिए कुछ देना हो, गोल्ड या डायमंड, क्या दोगे? मैं डायमंड। मेरे को इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि लोग जो है यही सोचते हैं कि अरे भैया हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले जाएं। मैं ये सोचता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, मतलब करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, बिस्किट ले जाओ ना, बात खत्म। ना हमारा कुछ, ना आपका कुछ, खत्म बात। कट टू कट बात, भाई इतने का रेट है, लाओ लो, खत्म, ठीक है। लेकिन आप जब ज्वेलरी ले रहे हो, आप इसलिए ले रहे हो ना, आप पहनोगे भाई उसको कहीं, चार लोगों के सामने पहनो, अकेले पहनोगे, शीशे में देखोगे, खुश होगे, बहुत बढ़िया भाई मैंने बढ़िया चीज पहनी है। उस चीज की भी तो कुछ वो होती है। इन्वेस्टमेंट, अगर आप ज्वेलरी लेने आ रहे हो, मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टमेंट को सेकेंडरी रखा करो। आप अपनी पसंद, अपने मन की हैप्पीनेस की कोई वैल्यू है क्या? उसको भी तो सोचो। मैं तो मैं डील भी करता हूँ ना किसी को, कोई कहता है भैया नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ पहली बात तो अब नुकसान वाली चीज बची नहीं है, कैरेट टू कैरेट सब चलता है। दूसरी चीज कि नुकसान क्या, आपका हंसने से कितना खून बढ़ा। 4 लोगों ने बोल दिया भाई साहब क्या पहने, मजा आ गया देख के, या बहन जी मजा आ गया देख के, कितनी बढ़िया चीज आपने पहनी है, या कुछ यूनिक डिजाइन आपने पहना है, कितना खून बढ़ गया आपका, हंस हंस के खुश हो गए। उस चीज की वैल्यू नहीं होती क्या? मेमोरीज भाई, मेमोरीज, ज्वेलरी क्रिएट्स मेमोरीज, मैं तो बस ये मानता हूँ। रिसेंटली आपने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई है हमारा फतेहपुर च्यवन तिवारी से, तो अगर आपको हरिओम ज्वेलर्स के किसी के फेस अगर आपको चुनना हो तो किसे चुनोगे? फेस एज ब्रांड का एक फेस होता है ना, हर ब्रांड फेस, कोई सेलिब्रिटी है कुछ। अभी अगर लोकल लेवल पे अगर चुनना हो तो किसे चुनोगे? क्योंकि आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स को ही लोग चुनते हैं इनिशियल डेज पे। हाँ, लोकल लेवल पे तो मैंने नहीं सोचा, बट मैंने सेलिब्रिटी जरूर सोचे थे कि एक मैंने सोचा था सॉर्ट ऑफ बच्चन फैमिली हो सकती है, बिकॉज हम भी फैमिली हैं, एंड कल्चर, फैमिली, हेरिटेज, उसमें सब है।
अमिताभ बच्चन आपको जनरेशन देंगे, अभिषेक बच्चन से आपको जेंटलमैन वाली ज्वेलरी जो आती है, जेंटलमैन वाइब्स आते हैं। ऐश्वर्या राय आपको ट्रेडिशनल दे सकता है, फुल इंडियन ब्राइडल मस्त। और अगर मैं थोड़ा मॉडर्न की तरफ बढ़ूं तो मैं चूज करूंगा, या तो मैं चूज करूंगा आलिया भट्ट रणबीर कपूर को, या फिर कपल्स आप फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा सोचते हो? फैमिली ओरिएंटेड ही मैं सोचता हूँ, क्योंकि फैमिली से हूँ। सच बात है, सच बात है। मैं अपना ब्रांड भी एक फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड ही सोचता हूँ कि हम एक पूरी फैमिली, जो भी हमसे जुड़ता भी हमारा कस्टमर भी। अभी एक ही आउटलेट है आपकी फतेहपुर में? हाँ, अभी एक है। ठीक है, अगर आपको मौका मिले इसको एक्सपेंड करने का तो दूसरा शहर कौन सा चुनोगे? टॉप 3 शहर? दूसरा टॉप 3 शहर, एक तो डेफिनेटली साउथ का होगा, केरला में कोई भी शहर अच्छा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने डेटा पढ़े थे, साउथ में बहुत, लाइक केरला में सबसे ज्यादा गोल्ड यूज होता है, मतलब सेल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। केरला में ब्राइडल वेयर वगैरह भी काफी चलता है, एक तो वहां होगा साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा मैं जो चूज करूंगा वो होगा दिल्ली में। दिल्ली बीइंग की दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली में बहुत वो है, दिल्ली में हर तरह का क्राउड आपको मिलेगा। दूसरा मैं चूज करना चाहूंगा, तीसरा आई मीन वेस्ट की तरफ, बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट ईस्ट हो गया तो वेस्ट बंगाल की साइड। एंड रीजन बीइंग कि मैं हर तरह की ज्वेलरी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। साउथ, जैसे फतेहपुर में साउथ की ज्वेलरी नहीं चलती, टेम्पल ज्वेलरी इतना कुछ नहीं चलता है, हमारे पास रखा है। कोई नहीं पूछता, किसी को दिखाओ। कोई बिजनेस बुक पसंद है आपको? बिजनेस बुक यार एक थी, मैंने पढ़ी थी, फाइनेंस से रिलेटेड थी। इसका क्या नाम था, मैं नाम भूल गया शायद। नाम याद है ना? वो थी फाइनेंस की, मनी से रिलेटेड थी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो मैंने पढ़ी थी, लास्ट फाइनेंस वाली। उससे बस मेरे को एक चीज समझ में आई कि पैसे से पैसा बनता है भाई, पैसे से पैसा बनता है। यही सेम बात मिलियनेयर फास्ट लेन में भी है। इफ यू वांट टू बी, बहुत जल्दी अगर आपको ग्रो करना है तो पैसे से आप बहुत जल्दी, है ना, अपना एक्सपेंशन बहुत जल्दी कर सकते हो। टॉप 3 बुक्स अगर रिकमेंड करना चाहते हो बिजनेस फील्ड में? बिजनेस फील्ड में मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा। फिक्शन पढ़ी है क्या? फिक्शन मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, फिक्शन हो गई, सेल्फ हेल्प हो गई, इस टाइप मैंने पढ़ी। एक मैंने बुक पढ़ी, फिक्शन पढ़ी है आपने? हाँ, 1-2 पढ़ी है। अच्छा, उससे तो बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। डेफिनेटली स्टोरीज के थ्रू तो बहुत ज्यादा आप सीख सकते हो। महाभारत, रामायण, दे आर ऑल फिक्शंस। ये वाली नहीं पढ़ी, रियलिटी। हाँ, ये वाली नहीं पढ़ी, रियलिटी बेसिस पे है ना। बट आपको क्या लगता है, ईएमआई पे गोल्ड मिलता है आजकल? ईएमआई पे गोल्ड अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक आपको शॉप्स पे ऐसे मिलेगा नॉर्मली। इन फ्यूचर आना चाहिए ऐसा? ईएमआई पे आना चाहिए, बट थिंग बीइंग कि फिर वो वैसे ही हो कि जैसे बैंक्स पे ईएमआई होता है, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कि वो ब्रांड्स पे जाएंगे या बड़े शॉप पे जाएंगे तो वो वैसे ही वहां पे बिहेव करेंगे कि हाँ नहीं भाई देना तो पड़ेगा वरना आके ले जाएंगे, या जस्ट जो डर बैंक से बेसिकली होता है लोगों को कि भाई अगर हमने किस्त नहीं भरी तो चले जाएगा। लोकल शॉप पे वो फिर आगे ऐसे बोलने लग जाते हैं लोग कि ले लिया गायब, फिर आप फोन करते हो। मैंने एक्सपीरियंस करी है ये चीजें 3-4 महीने में कि आप फोन कर रहे हो एंड पीपल डोंट इवन केयर कि उनका 50 लाख भी बचा हुआ है। जो एक कस्टमर है, ठीक है, दुकान के अंदर घुस रहा है, शोरूम के अंदर, वो सही ज्वेलरी परचेज कर रहा है, वो कैसे पहचाने? देखो, पहले तो आपको टेस्ट ही कराना पड़ता, पहले की बातें थी। अभी तो गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया चीज करी है कि आपके लिए सब कुछ खोला हुआ है। BIS का एप्लीकेशन आता है एक, और अब एक हर गोल्ड ज्वेलरी में स्पेशली, बाकी तो किसी में नहीं, सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी में ये आया है कि हर ज्वेलरी पे पहले तो एक हॉलमार्क होना चाहिए कि वो कितने कैरेट का है, लाइक 18 कैरेट हॉलमार्क है, 22, 14, अब तो रिसेंटली 9 भी आ गया। पहली चीज वो। दूसरी एक HUID नंबर, यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हर ज्वेलरी पे पड़ा होना चाहिए। और अगर वो ज्वेलरी वो आपको HUID सेंटर से या आप कहीं से भी आ रहे हो, वो HUID होके आएगा। अगर वो उस कैरेट का नहीं है तो उस पे नंबर आएगा ही नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो। तो वो नंबर एंग्रेव्ड होना चाहिए। तो 2 चीजें चेक करो आप जब भी कोई भी ज्वेलरी लेने जा रहे हो। अगर आपको पहले तो आप पूछो कि भाई कितने कैरेट की है, जितना ज्वेलर बोल रहा है उतने का हॉलमार्क पड़ाएगी नहीं। दूसरा, उस पर HUID है कि नहीं। अच्छा, HUID में भी क्या सीन हो रहे हैं आजकल, ये मेरे को भी रिसेंट पता चला, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत, अभी आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, फतेहपुर में काफी BIS की टीम आई थी, क्योंकि हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेना होता है कि आपके यहाँ हॉलमार्क मिलती है, और उनकी टीम सॉर्ट ऑफ सर्वे करने आई थी कि भाई बहुत लोगों ने लिए हुए हैं और क्या चक्कर है, मिल रही कि नहीं मिल रही। तो उन्होंने सर्वे किए थे, काफी बड़े बड़े नाम है फतेहपुर के,
कैंसिल हुए लाइसेंस, उन्होंने फिर नई फर्म ऑन पेपर ये खोल तो दी आपके ऊपर भी आता है ना कि छापा पड़ा था आपके यहाँ नहीं, हरिओम के वो तो ऊपर? रेड वाज, वो तो इनकम टैक्स रेड थी, उसमें भी अच्छा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो भी था भगवान दया से कुछ हमारा इतना नहीं बिगड़ा। ठीक है। बट जो ये हुआ था, ये स्पेसिफिकली इसके लिए हुआ था कि आप नकली ज्वेलरी, मतलब आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है लेकिन आप दे नहीं रहे हो वो, तो काफी बड़े बड़े लोगों के लाइसेंस कैंसिल हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले तो आप जाके कैरेट पूछिए, दूसरा आप BIS का वो चेक करिए हॉलमार्क है कि नहीं, तीसरा HUID चेक करिए पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर आपने इयररिंग्स लिए हैं, 2 होते हैं, दोनों में पड़ी है कि नहीं पड़ी, क्योंकि ये भी होता है एक में है एक में नहीं है, वो आपको बोलेंगे लोग कि भाई एक में तो है, पेयर आता है, नहीं दोनों में होनी चाहिए, क्योंकि पीस पे होता है, उस पे नहीं होता। ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि सही है कि नहीं, तो BIS का एप्लीकेशन आता है, आप उसमें वो HUID नंबर डालिए, आपके पास फुल आ जाएगा कि भाई ये कौन से हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं, वहां पे लगी है, कितने कैरेट की है, कहाँ पे दी गई है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो ज्वेलरी ऑथेंटिक, मतलब बहुत होता है चोरी का माल बेच दिया, सब पता चल जाएगा। बिजनेस फैमिली से आप आते हो, अपने ही परिवार में कोई आपको इंस्पायर करता हो, ऐसा कोई है? मम्मा कैसे? क्योंकि जब पापा को तो बचपन से देखा था, मम्मी ने जब मैं शायद कितने साल 14-15 साल का था, तब से मम्मी ने शायद बिजनेस ज्वाइन किया था। हाँ, तो 2015 में मम्मी ने बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मतलब मैंने मम्मी का सिस्टम ज्यादा देखा है पापा से। पापा का तो मैंने अभी शॉप पे देखा कि कैसे चलता है, ठीक है। मम्मी का सिस्टम मैंने पहले से देखा है कि कैसे मम्मी स्टाफ से डील करती है, कैसे कस्टमर से डील करती है। जैसे मम्मी ने बताया भी कि नहीं भी जाती तो फुल कंट्रोल है शॉप पे। मेरा भी जो एक वो होता है अप्रोच इसी टाइप की है कि नहीं भी हूँ बट मेरे को कंट्रोल चाहिए शॉप पे। तो मम्मी ने मुझे काफी इंस्पायर किया है, प्लस में हार्ड वर्क ऑब्वियसली, भाई कि घर में भी कहती हैं कि नहीं टाइम दिया है, अच्छा खासा टाइम दिया है, जितना दे सकती थी उसके ज्यादा ही दिया है। बट उसके चक्कर में ना कभी हम सफर हुए ना कभी शॉप सफर हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी काफी इंस्पायर करती हैं। तो जैसे आपकी इंस्पिरेशन आप मम्मा बता रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में जब आप शादी करोगे, मैरिड करोगे, तो ये सारी क्वालिटीज भी आप ढूंढोगे उन पे? नहीं, ये मैंने कभी सोचा नहीं, ऑफ टॉपिक सॉरी। मैंने ये सब नहीं सोचा अभी। डेफिनेटली आपकी एज अच्छी खासी होगी और आने वाले 5 सालों में 10 सालों पे 22 साल का भाई मैं छोटा हूं, आने वाले 10 सालों पे जब आपको ऐसा होगा तब देखेंगे। ये नो कमेंट्स। ठीक है। और करण आप हरिओम जी जिनका ऊपर ये ब्रांड पड़ा हुआ है, उनसे कुछ आपने सीखा? हाँ, मैंने बाबा से बहुत कुछ सीखा। मैंने सबसे ज्यादा बाबा से मैं सच बताऊं, व्यवहार वाली जो चीज है कि दुनिया में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, वो बाबा से ही सीखा। कि मतलब एक दुनिया में सोशल वर्क जिसे कहते हैं, मतलब एक सोसाइटल फिगर जिसे कहते हैं, वो बाबा ही है हमारे घर में। पापा हार्डकोर बिजनेसमैन है, मम्मी घर पे बिजनेस में। एक जो सोसाइटल वर्क होता है, जो सोशल वेलफेयर वाले या समाज, जो जिसे यहाँ पे कहते हैं समाज में, जिसे लोग जानते हैं समाज से, समाज का इंसान है, वो बाबा ही है। तो वो समाज वाली जो चीज है वो मैंने बाबा से ही सीखी है। बहुत बढ़िया। हार्डकोर बिजनेस में पापा के ऐसे क्या अलग चीजें क्या हैं जो बाबा से और मम्मा से अलग कर देते हैं उन्हें? जैसे मम्मी के पास तो घर बिजनेस फ्लक्चुएट होता है। बाबा जब मैंने होश संभाला तो बाबा थोड़ा सा बिजनेस से पीछे हो चुके थे उस टाइम से, क्योंकि ऑब्वियसली एज आई थी। तो पापा को मैंने देखा फुल ऑन बिजनेस में कि सुबह चले जाएंगे, कभी तो आ ही नहीं रहे, पूरा इनकी तबीयत भी कई बार खराब हुई, सेकंड पूरा दिन नहीं खा रहे हैं, सीधे रात को आके खा रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है क्यों कर रहे हो ऐसा। तो मतलब मैंने देखा है कि एफर्ट्स देखे हैं पापा के कि खाना पीना सब जाए भाड़ में, बिजनेस सफर नहीं करना चाहिए एक सेकंड के लिए भी। घर पे आए हैं, जस्ट आए हैं, कहीं गए थे किसी पर्पज से बाहर, 4 दिन 10 दिन बाद आए हैं, इंसान क्या कहता है 2 घंटा सो लेता हूँ फिर जाऊंगा। सबको पता चल गया, स्टाफ को पता चल जाता है कि हाँ पापा आ गए। एक बार फोन आया, भैया ये दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, चले गए, फिर हैं 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन बाद आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ आप बताना चाहते हो हरिओम ज्वेलर्स के बारे में स्पेसिफिक? हरिओम ज्वेलर्स के बारे में स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं तो देखो, सबसे बड़ी बात आप लोगों की वजह से ही हम आज यहाँ तक हैं। जो मैं आज यहाँ ऐसे सूट पहन के बैठा हूँ, बढ़िया सा आपको चीजें बता रहा हूँ, वो आपकी वजह से ही। हरिओम ज्वेलर्स को आपने ही फर्श से अर्श तक लाया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके और मेरे एफर्ट्स के साथ हम और ऊपर जाएं,
पता नहीं फतेहपुर से कोई ब्रांड बना है कि नहीं बना है बड़ा। मैं चाहता हूँ हम बने, भले ही पहले हो दूसरे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्वेलरी बिजनेस में तो बहुत फ्रॉड होते हैं, तो पहली बात तो अब तो हो नहीं सकते क्योंकि बहुत ओपन है चीजें। दूसरा, हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुए, तो हमें कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ा। यही नतीजा है कि जो मैं आपको ट्रस्ट चल रहा है, वो ट्रस्ट ऐसे ही बना भाई, कि जो चीजें वो आज बोल रहे हैं कि ऐसे करो ये करो, हम चल रहे थे लेके। हमारे यहाँ जब ये सब नहीं भी था, HUID तो HUID इज द थिंग जो अभी गवर्नमेंट लॉन्च करी, उससे पहले हॉलमार्क था। हॉलमार्क हमारे हमेशा से मिला, जब से मैंने दुकान देखी है, अपना होश संभाल के देखा है। हॉलमार्किंग वाली चीज तो हम शुरू से लोगों को, इवन अपने कस्टमर्स को भी हम एजुकेट करते हैं इस चीज के लिए कि हॉलमार्क तो देखो, हाँ ये देखो भैया हॉलमार्क लगा हुआ है। HUID जब आई तो फिर हम HUID की तरफ भी बढ़े। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि जैसा गवर्नमेंट कहती है, जो भी नियम कानून प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके हिसाब से हम अपने आप से चलें, और बस कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसी ट्रस्ट बना। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? क्या क्या सीखा आपने हरिओम ज्वेलर्स के फाउंडर से? अपनी लर्निंग्स कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मैं उन्हें अपने पॉडकास्ट में दोबारा इनवाइट कर सकूं। थैंक यू।